Hey everyone, it's Ankit Madan. Welcome to another episode of Vital Stories. So आज के हमारे जो गेस्ट हैं, he is one of the renowned faculty having an experience of more than 15 years. So please help me in welcoming Dr. Sharad from Kalpana Chawla Government Medical College. A very warm welcome to all the wonderful audience of this YouTube channel. And thank you so much, Ankit, for considering me worthwhile to be a guest on your lovely channel. Let's start. It's a pleasure to have you, sir. So sir, starting अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी as a physiologist? अभी तक की जर्नी तो अभी चल ही रही है, बट हाँ, जैसे लाइफ चलती है ना, लाइक अ साइन वेव, इट हैज बीन अ साइन वेव. आई वोंट से इट हैज बीन अ वेरी, यू कैन से, बहुत ही कमाल की. हाँ ठीक है, कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे भी आए हैं, कुछ मोमेंट्स नॉट सो गुड भी रहे हैं, बट ओवरऑल इट हैज बीन डेफिनेटली अ लर्निंग एक्सपीरियंस. और आई एम स्टिल लर्निंग, और मैं ये कहूँगा कि हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत एक स्ट्रगल पीरियड रहा मेरा इस जर्नी में, लेकिन बट ठीक है, उन स्ट्रगल्स के साथ जो मैंने लर्न किया, एक एक्सपीरियंस मैंने लिया कि हाँ मैंने क्या गलत किया, क्या मैंने ठीक किया, उसके साथ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ बोथ एज अ पर्सन एंड एज अ टीचर. एवरी डे इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एवरी डे फॉर मी, एवरी आवर. जब भी मैं रोज क्लास लेता हूँ, कुछ ना कुछ अभी भी मैं नया सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ अभी भी मेरे को लगता है कि मैंने पिछली क्लास में कुछ गलती कर दी होगी शायद, या ओवरऑल भी. इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, my behavior towards the students and everything. I consider everything to be a part of my personality कि हाँ मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी चेंज करना है, and so it is going. Okay. Fair enough. So sir, moving ahead, since you know MBBS की जो crucial journey start होती है from the first year itself, and we personally believe that तीन subjects होते हैं specifically anatomy, physio and biochem. And anatomy and physio both are the prominent subjects for laying the foundation of MBBS. So आपके हिसाब से how should a student should study during his first year, specifically talking about from physio perspective? हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने बहुत रेलिवेंट उठाया. और मैं आपको बताऊं, पिछले अराउंड 17-18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और हर साल स्टूडेंट्स का यही होता है कि सर हम पढ़ाई कैसे करें. और मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के टाइम में, पिछले 3-4 साल में अगर मैं ये ट्रेंड देखूं, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आजकल एंग्जाइटी में आ जाते हैं, ज़रा जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं. और वो इसलिए क्योंकि बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स पूरी तरह इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते. जो मैंने एक चीज़, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया आइडेंटिफाई किया है एज अ टीचर, वो यही देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर, अब अगर मैं करिकुलम की बात करूं, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा बल्क ऑफ द टाइम एनाटॉमी डिपार्टमेंट जो है वो टीचिंग में लेके जाता है. उनका डी हॉल भी है उनका, उसके बाद प्रैक्टिकल हिस्टोलॉजी लैब है, उनकी थ्योरी क्लासेज हैं. सेकंड आ जाता है फिजियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग आवर्स. उसके बाद थर्ड आ जाता है बायोकेमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को उसी तरह प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं कि क्योंकि शायद वो एनाटॉमी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो शायद उनको एनाटॉमी ही ज्यादा पढ़ना है, फिजियोलॉजी को थोड़ा सा कम पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल ही. बट आई थिंक ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट्स आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, और एनाटॉमी भी उतना इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी भी उतना इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री भी उतना इंपॉर्टेंट है. बट बात है कि आपको अपना टाइम 3 हिस्सों में डिवाइड करना है रोज की रोज. एक तो कंसिस्टेंट स्टडी जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, सबको पता जरूर है ये चीज कि भाई हमें कंसिस्टेंटली पढ़ना है, हमें ये सब्जेक्ट्स रेगुलरली पढ़ने चाहिए, बट फिर भी वो जो अंदर से एक मोटिवेशन आती है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है एग्जीक्यूट. और ये तो देखो, हर स्टूडेंट को खुद समझना ही है कि भाई आपके लिए फिजियोलॉजी भी उतना इंपॉर्टेंट है. एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिजियोलॉजी को भी टाइम दो, आप बायोकेमिस्ट्री को भी टाइम दो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स तो आपने तीनों ही क्रैक करने हैं ना फर्स्ट ईयर. अगर आप फिजियोलॉजी में नहीं कर पाए या बायोकेमिस्ट्री में नहीं कर पाए, तो आप अगले प्रॉफ में तो वैसे ही नहीं जा पाओगे, आपको तीनों ही करने हैं. तो यहाँ पे आपको स्टडी प्लान कैसे बनाना चाहिए, मैं जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि भाई एक तो ज्यादातर हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सबसे इजी सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने, ज्यादातर कॉलेजेस कितने टाइम तक होते हैं, 9 से 4 तक होते हैं, चलो 5 बजे तक होते होंगे. एक तो 4 से 5 के बाद जब आप कॉलेज खत्म करके आते हो, मैं तो देखो अपने प्यारे स्टूडेंट को ये एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 1-1.5 घंटा देखो रेस्ट किया करो. आपका ब्रेन इतना थक जाता है. 9 से 5 अगर कोई मुझे कहे कि भाई तुम क्लासेस लगाओ, वो लगानी है ठीक है, मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम आके फोन देखना शुरू कर देते हैं. हम आके चल यार थोड़ा सा गेम खेल लूँ, या थोड़ा सा फेसबुक देख लूँ, इंस्टाग्राम देख लूँ. अल्टीमेटली आप ये नहीं समझ रहे कि आप अपने ब्रेन को सेटल डाउन होने का टाइम नहीं दे रहे. घंटा अपना फोन को साइड करो, आंखें बंद करो, एंड जस्ट डू नथिंग फॉर दैट नेक्स्ट 1 आवर और 1.5 आवर.
एंड बिलीव मी दैट डूइंग नथिंग इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जो हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, अरे नहीं, जो आप 1-1.5 घंटा भी बिल्कुल दिमाग अपना बंद करके बैठो लिटरली, उसके अंदर योर ब्रेन विल रीबूट। जैसे हमारा फोन भी हैंग करने लग जाता है अगर आप 10 ऐप इकट्ठी चला लो, आपको बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, आप उसको रीस्टार्ट करते हो या आप उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो। हम अपने ब्रेन के साथ क्यों नहीं कर रहे ये चीज? हम्म। हमें ये ब्रेन के साथ करना है। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद अपना एक प्लान बनाओ कि भाई मुझे अनाटमी, मैंने 1 घंटा अनाटमी को लगाना है, 1 घंटा फिजियोलॉजी को लगाना है, 1 घंटा बैक। साल के शुरू से ये काम करना जरूरी है और आपको 1 घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं। और 1 घंटे के अंदर भी आप लगातार मत पढ़ें, रूल ऑफ 20 लगाएं, हर 20 मिनट के बाद 5 या 6 मिनट की ब्रेक लो। हम्म। और सबसे पहले जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, वहां से शुरुआत करो, ना कि सबसे इजी टॉपिक से। क्योंकि बाय द टाइम आप इजी टॉपिक खत्म करते करते डिफिकल्ट की तरफ आओगे, आपका ब्रेन फिर थक जाएगा, समझ गया, और फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। शुरू में जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, आपका ब्रेन कंपैरेटिवली फ्रेश होता है, आप मोर रिसेप्टिव होते हो किसी भी चीज के लिए। हम्म। तो इसलिए हमेशा आप पहले डिफिकल्ट चीज से उठाओ एंड देन गो टुवर्ड्स द इजी वन। दैट इज माय एडवाइस। अगर आपको एनाटॉमी इजी लगती है तो पहले एनाटॉमी मत देखो। हर स्टूडेंट का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, किसी को एनाटॉमी अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं कि सबको डिफिकल्ट लगती है। मेरी क्लास में बहुत सारे थे, जब हम एमबीबीएस करते थे, बहुत लोग एनाटॉमी बहुत मन से पढ़ते थे, उनको फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती थी। सिमिलरली किसी को फिजियोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री नहीं पसंद थी। कई लोगों को बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स बहुत अच्छे लगते थे, उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पसंद थी। तो मैं यही कहूंगा कि पहले तो आप अपना जो है डिफिकल्ट और वीक एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करें हर स्टूडेंट, और किसी और से मत पूछें कि वो प्लान क्या बनाता है। मैं कैसे समझाता हूँ कि भाई आपको जूता 9 नंबर का आता है, आप क्यों पूछते हो सामने वाले से कि भाई तेरे को जूता 10 नंबर का आता है, 8 नंबर का? और अगर दुनिया 8 नंबर का जूता डाल रही है, आप क्यों अपना पैर 8 नंबर में फंसा रहे हो? या तो आपको जूता टाइट हो जाएगा या आपको ढीला हो जाएगा, दोनों ही केसेस में आपको तो तकलीफ हुई ना। बिल्कुल। हम सब अपना पैर 8 नंबर के जूते में घुसाना चाह रहे हैं कि मेजोरिटी लोग ये कर रहे हैं, मेजोरिटी ये बुक पढ़ रहे हैं, मेजोरिटी ऐसे स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप सलाह जरूर लो, बट अल्टीमेटली अपना कैलिबर, अपना प्रेफरेंस, अपने गोल के हिसाब से अपना प्लान बनाओ। दैट इज माय एडवाइस। अगर ओके। आपको बायोकेमिस्ट्री पसंद है, एनाटॉमी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन शुरुआत पहले एनाटॉमी से करो। मैं तो यही सलाह दूंगा। ओके सर, बट अगर मैं फिजियो के पर्सपेक्टिव से बोलूं, फिजियो कैसे पढ़नी चाहिए? लाइक व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच फॉर स्टडीइंग फिजियोलॉजी? अब ये आइडियल अप्रोच भी अंकित डिपेंड करता है कि जो किसी को ये रेवलेशन हुई है कि फिजियोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए। पहले तो ये रेवलेशन किस टाइम आती है? क्या एक स्टूडेंट इतना मोटिवेटेड है कि वो जैसे ही एडमिशन लेता है मेडिकल कॉलेज में, क्या उसको फर्स्ट डे ये रेवलेशन हो जाती है? या उसका माइंडसेट एक स्टूडेंट का ये है कि मेरे को तो एग्जाम से पहले जस्ट क्लियर करना है? देखो, दोनों के लिए फिजियोलॉजी को अप्रोच करने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेगा मेरे हिसाब से। ओके। बट चलो, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप आज अपने फोरम पे सवाल उठा रहे हो, डेफिनेटली हो सकता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही कहें कि हम तो जी रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, हम आज से पढ़ना चाहते हैं, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, देखो सबसे पहले तो एक चीज है कि आप लोग क्लासेस अटेंड करें अपने टीचर्स की। ये बहुत ही एक कई बार गलत ट्रेंड शुरू होता है कि स्टूडेंट्स दे स्टार्ट मिसिंग द क्लासेस फॉर वट एवर रीजन। एटलीस्ट जाओ, कुछ तो आपको पता चलेगा कि हमने एक टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर आप किताब खोल के बैठते हो, आपको वो गोल चक्कर की तरह रहेगा टॉपिक की, शुरू कहाँ से करूं और खत्म कहाँ से करूं। जब आप एक क्लास में जाते हो, टीचर्स जब लेसन प्लान बनाते हैं, वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में जो टॉपिक्स हैं वो अरेंज करते हैं अपनी क्लास में। तो आपको ये पता चलता है कि पहले मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद मुझे ये पढ़ना, नहीं तो आप सीधा सीएनएस से शुरू कर लो फिजियोलॉजी। लेकिन आपको पता है कि आपका अगर टीचर ने लेसन प्लान बनाया कि पहले जनरल पढ़ना है, फिर न्यूरोमस्कुलर पढ़ना है, फिर उसके बाद, तो आप भी वही सीक्वेंस ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे। एंड विद इन ईच सिस्टम जो भी लेक्चर्स बनाए गए हैं वो भी लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। तो एक तो क्लास में जरूर जाओ, थोड़ा बहुत लिखना जरूर चाहिए क्लास में जाके। उससे क्या होता है, आप एक फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हो एक टॉपिक से। स्टूडेंट्स आजकल लिखना भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि अवॉइड किया जाए कि कौन पढ़ेगा। मैं कहता हूँ सब कुछ मत लिखो, थोड़ा बहुत मेन पॉइंट्स लिख लो, की पॉइंट्स लिख लो। टॉपिक जरूर लिखना चाहिए हमने आज ये पढ़ा। उसके बाद जाके आप अपना 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपने टाइम अपना अलॉट किया कि मैंने 20 मिनट पढ़नी है फिजियोलॉजी, मैंने घंटा पढ़ना है, उस टॉपिक को कोशिश करो कि उसी दिन जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं जी किताब कौन सी पढ़े।
यार किताब वही पढ़ो जिसमें से आपको समझ आ जाए, वो बुक बहुत बढ़िया है। मार्केट में बहुत बुक्स हैं, मैं कुछ नहीं कहता कि कोई बुक ये अच्छी है या कोई बुक ये अच्छी है, सारी बुक्स हैं, सारी बुक्स जो हैं उनको खराब रेटिंग भी मिली हुई है, आप अमेजोन खोल लो, हर बुक को नेगेटिव रेटिंग मिली हुई है, हर बुक को पॉजिटिव मिली हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बुक एब्सोल्युटली अच्छी है या बहुत ही खराब है। बात सिर्फ ये होती है कि आपको किस बुक से समझ आता है, वो आपके लिए टॉप क्लास बुक है, आप उसी बुक से पढ़ो, चाहे वो सब्जेक्ट फिर कोई भी हो। बाकी आपके टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं, आप सुनो उनकी बात, उसमें से अपने लिए चूज करो। अपना एक लेसन प्लान आपने खुद ही बनाना है, उसके बाद आप उसको पढ़ो। जो डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं टॉपिक्स या कुछ कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा, टीचर्स के पास जाके पूछो। टीचर नहीं आपके पास आएगा बस पूछने की भैया आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, आप टीचर के पास जाओ, कोई टीचर मना नहीं करता। टीचर इज ऑलवेज देयर टू गाइड द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बाकी एक जो अप्रोच ही होती है कि एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तब देखा जाएगा, अभी मौज कर लें, अभी प्रॉब्लम ही हो जाती है कि देखो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं बच्चों को भी ब्लेम नहीं करता, वो ऑलरेडी नीट यूजी के प्रेशर में इतना झोंके जा चुके होते हैं। सिस्टम हमारा ऐसा है कि डू और डाई वाली सिचुएशन बन जाती है नीट यूजी में। और मेजोरिटी बच्चे देखो जो मेरे पास आते हैं वो 2-2 3-3 साल कई बार रिपीट करा भी होता है उन्होंने, वो ऑलरेडी उनकी ना बस हो गई होती है कि यार हम तो थक गए हैं अब। और माइंड में कहीं ना कहीं हमारा जो फैमिली होती है वो ये कहते हैं भाई तू बस एडमिशन ले ले, लाइफ तेरी सेट है उसके बाद। ये मिसकंसेप्शन जो है मैं तो एक क्लियर करना चाहूंगा कि लाइफ डेफिनेटली सेट है, ऐसा कुछ भी वो गलत नहीं आपको बताया जा रहा, लेकिन बात है कि अभी जिंदगी का पड़ाव शुरू है, ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज में अगर आ रहे हैं, हम एक माइंडसेट से आ रहे हैं कि ये बस हमने बस कर ली मेहनत, बस यही अचीव करना था, हमारा काम था एडमिशन लेना। लेकिन आपका तो अभी जर्नी शुरू है। 4.5 साल बाद एक और एंट्रेंस है नीट पीजी जो आपकी वेट कर रहा है, आपको वो भी क्रैक करना है। और नीट पीजी के बाद आपके लिए नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी वेट कर रहा है। तो अभी तो आपके ये एग्जाम्स की जो कड़ी है ये शुरू हुई है, तो अपने आप को लैक्स मत करो, ठीक है। उतना आपको अपने आप को बिल्कुल झोंक देने वाला काम नहीं करने की जरूरत, लेकिन आप थोड़ा बहुत जो आप पिछले 2 साल से मेहनत करते आ रहे थे, 3 साल से, आप थोड़ा तो मोमेंटम अपना कंटिन्यू करो। मैं तो यही अपने प्यारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि आप लोग बिल्कुल लैक्स मत हो जाएं, क्योंकि ये वही बच्चे हैं, देखो ये कोई डम्ब बच्चे नहीं है। जितने भी मेडिकल कॉलेज में, मैं कहता हूँ देश का कोई भी मेडिकल कॉलेज उठा लो, 350-400 मेडिकल कॉलेज में जितने भी बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, चाहे उन्होंने कोई भी रैंक लिया, यार उन्होंने रैंक तो लिया। आप नीट में देखो 25-25 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन कितने लोग ले रहे हैं? एडमिशन तो वही कुछ हजार ही ले रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चे नालायक हैं? इनमें से एक एक बच्चा जो है वो बहुत लायक बच्चा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाती है कि बच्चे थक जाते हैं एंट्रेंस के टाइम। तो इनको बस जरूरत ये है कि मेंटली अपने आप को रीट्रेन करो कि भाई मेरी अभी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है और मुझे अपने आप को लैक्स एटीट्यूड नहीं करना कि अब मैं 1 साल बाद एग्जाम की बात देखूंगा कि क्या होगा उसमें, क्योंकि उस टाइम तक आपका सिलेबस, आपका जो भी है वो सारा पाइलअप होता चला जाएगा। आप अगर आप अपने रेगुलर टेस्ट में आप ठीक से अपीयर नहीं होगे, ठीक से आपके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस इट टेक्स अ वेरी बिग ब्लो। आप फाइनल एग्जाम में आप कर ही नहीं पाओगे उतना अच्छा परफॉर्म। तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि यार अभी तो मैंने पीएमटी दिया था, मैंने वो नीट यूजी दिया था, लेकिन अब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बच्चे हताश हो जाते हैं और यही उनकी एंग्जाइटी का कारण होता है। लेकिन कुछ नहीं है, आप ये मिसकंसेप्शन जो है स्टूडेंट्स को दूर करनी है कि भाई मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है। और मुझे Okay. अपनी जो 2 साल मैंने मेहनत करी थी वही उसी मोमेंटम को मैंने थोड़ा सा और कंटिन्यू रखना है, मैंने ढीला नहीं होना है एटीट्यूड, मैं यही कहूंगा। बाकी Okay. तो आप अपना एक लेसन प्लान बनाएं, स्टूडेंट्स को मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना लेसन प्लान बनाओ और ट्राई टू स्टिक विद इट। एक आधा दिन आप नहीं फॉलो कर रहे, 2 दिन नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादा डेविएट मत करो उससे। ट्राई टू कॉम्पेंसेट, छोटे छोटे अपने आप को ट्रीट्स दो। आप अपना लेसन प्लान अगर एक हफ्ता आप अच्छे से कर रहे हैं, देखो अपने आप को भी थोड़ा सा हैक करने की, जिसे पैम्पर कहते हैं, हमें अपने आप को भी पैम्पर करना जरूरी है। हम अपने आप को पैम्पर नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई और आके हमारे को पैम्पर करेगा। होता क्या है, जब हम लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप हमें पढ़ता देखते हैं, वो हमें पैम्पर करते हैं कि बेटा तूने कितनी अच्छी पढ़ाई करी, ले जाके ये खा लेना, ये कर लेना। लेकिन जब हम लोग हॉस्टल में होते हैं, तो हॉस्टल में वो पैम्पर करने वाला कोई बाहर से आपकी घंटी नहीं बजाएगा दरवाजे की, आपको खुद ही अपने आप को पैम्पर करना है। आप एक स्टडी प्लान बनाओ कि मैंने हफ्ता इसको फॉलो करना है, और हफ्ते के एंड पे, वीकेंड पे अगर मैंने इफेक्टिवली किया, मैं अपने आप को खुद को ट्रीट दूंगा कि हाँ कितना अच्छा, और अपनी पीठ ऐसे खुद थपथपाओ कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड बिलीव मी दिस डेफिनेटली वर्क्स। मैं अपने स्टूडेंट को यही समझाता हूँ कि स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ फॉर एवरी गुड डीड इन योर एकेडमिक्स व्हाटएवर। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, अपने आपको कहो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया।
यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कोई और नहीं करेगा। सारा टाइम हम लोग अपने आप को कहते हैं यार मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, मेरे कितने स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, कितने साल, सर हमसे तो नहीं हो पाएगा, सर मैं तो लगता है मैं तो नलायक हो गया, मैं तो सब भूलने लग गया हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, मेरा तो मन करता है मैं सब कुछ छोड़ दूं। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं कोई मैं कहा तुम ये सारी नेगेटिव टॉक करते हो, तुम्हारे पे असर होता है, तुम मानने लग गए हो ना कि तुम नलायक हो, कहता हाँ जी सर। मैं कहा तुम ये भी मानने लग गए तुम भुलक्कड़ हो, कहता हाँ जी सर। मैं कहा इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक तो काम करती है, वो असर करती है, मैं कहा तो पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकती। मैं कहा तुम दिन में कितनी बार कहते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं वही स्टूडेंट हूँ जो नीट यूजी की 2 साल की सबसे टफ पढ़ाई को मैंने इवन 1 साल अपना ड्रॉप करके ही मैं एडमिशन, आज मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ या मैं एम्स में बैठा हूँ, वट एवर मेडिकल कॉलेज में बैठे हो, आप अपने आप को क्यों नहीं ये चीज याद कराते कि मैं वही हूँ। महाभारत के अंदर क्या हुआ था, अर्जुन भी इसी नेगेटिव सेल्फ टॉक का शिकार हुआ था। तो उस टाइम श्री कृष्ण ने उसको क्या बताया था, श्री कृष्ण ने उसको बताया था कि तुम उठो, तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम कैसे भूल गए कि तुम कितने महान योद्धा हो, तुम सामने वाले युद्ध को देख के तुम कैसे घबरा रहे हो। इसी तरह हम सबको भी अपने अंदर की उस श्री कृष्ण की आवाज को जगा के आना चाहिए, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अनदर एग्जाम यार, लाइफ तो बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेगी हमारे। मैं शायद थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, बट आई थिंक आई कुड थोड़ा बहुत आई could relate with the problem because I am facing this as a mentor, as a teacher. I am facing these student dilemmas almost on an everyday basis. तो बात ये है सारी। ओके, सो सर जैसे इस जो आपने अभी डिस्कशन हमने करी इस चीज के लिए, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। अब लेट्स से आपने बताया कि 3 years डाउन द लाइन, 4 years डाउन द लाइन स्टूडेंट को एक अनदर एग्जाम भी देना है पीजी का, राइट? इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, is there any sort of differentiation between the student who is preparing for the prof exams as well as हाँ बिल्कुल अंकित, बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि देखो आजकल का जो टाइम है ना, देखो ये वो कहते हैं ना, जैसे हम नेटवर्क कहते हैं जी, 5G स्मार्ट नेटवर्क है, हमारे ब्रेन्स को भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हमें स्मार्टली पढ़ना है। okay एक तो मैं ये कहूंगा कि जो बच्चा देखो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा है, उस फर्स्ट ईयर के बच्चे को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले मेरा फोकस क्या है, कि मुझे फर्स्ट प्रॉफ की एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। और क्लियर करने के लिए पहले हर एग्जाम, मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 6वीं क्लास का एग्जाम दे लो, चाहे आप 10th का एग्जाम ले लो, चाहे फर्स्ट ईयर का, एक बेसिक हैक जो हम सबको समझने की जरूरत है कि हर एग्जाम के हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं। हर टॉपिक, चाहे आप एनाटॉमी की बात कर लो, चाहे फिजियोलॉजी की बात कर लो, बायोकेमिस्ट्री, व्हाटएवर, हर सब्जेक्ट में एक हाई यील्ड टॉपिक्स की लिस्ट होती है। ये स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करनी चाहिए सबसे पहले तैयारी उनको उस हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है कि वी हैव टू क्लियर द एग्जाम। क्योंकि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, अगर आप पेपर नहीं क्लियर कर पाए तो बेसिकली तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अपने करियर में। तो पहला एम हमारा एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम कैसे क्लियर हो, आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। कि सपोजिंग मुझे फिजियोलॉजी से मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट से, कि अगर मेरे को फिजियोलॉजी क्लियर करनी है तो फिजियोलॉजी में मैंने जनरल फिजियोलॉजी उठाई। जनरल फिजियोलॉजी के अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं, देखो सारा कुछ एग्जाम में पूछना एग्जामिनर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। एग्जामिनर के भी कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स, कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, अगर वो कुछ, और वो ज्यादा नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँ फिजियोलॉजी में मैं 100 टॉपिक्स गिना सकता हूँ आपको, जो मुझे पता है। मैं देखो एग्जाम सेट भी करता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज का, मेरे पास खुद के मेरे स्टूडेंट्स के पेपर भी मैं इवेल्युएट करता हूँ, मैं खुद भी पेपर अपने इंटरनल भी बनाता हूँ, दूसरे स्टेट्स के भी बनाता हूँ। तो जब भी मैं पेपर बनाता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए, मैं बात फर्स्ट ईयर के लिए, हमारा मेन गोल होता है कि 70 to 80% पेपर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हमारे को होता है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे द स्टूडेंट शुड नो, मस्ट नो। ये एनएमसी के नए कॉम्पिटेंसी वाले करिकुलम का भी यही हिस्सा है। उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मस्ट नो वाले कौन से, डिजायरेबल कौन से। डिजायरेबल का मतलब है कि स्टूडेंट को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी को मस्ट नो, डेफिनेटली 100% सबको पता ही होना चाहिए। डिजायरेबल किसी को पता हो ठीक है, नहीं पता हो ना सी। तो हमारा 70-80% पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा लो वो मस्ट नो वाले में से ही आता है। कुछ 10 या 20% जो है वो डिजायरेबल वाले में से आ जाता है, जिसे हम कहते हैं गूगली क्वेश्चन, कि ये भाई इस बार आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। आउट ऑफ सिलेबस वैसे कुछ नहीं होता, जो हमारी बॉडी में समान फिट है वो हमारा सिलेबस ही है। ठीक है ना बात। तो इसके अंदर 80% आपको वो, अगर वो टॉपिक्स पता हो, वो पता कैसे चलते हैं यार, सिंपल सी बात है।
जो आपके 10 ईयर पेपर यूनिवर्सिटी के आप अपने सब्जेक्ट के उठाओ ना, उसमें से आप थोड़ी सी मेहनत करो, साल के शुरू में उठाओ उनको, लिखो क्वेश्चन को। आप अगर एक पैटर्न नोट करोगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे फिजियोलॉजी में अगर मैं सीवीएस की बात करूं तो कार्डियक साइकिल या प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस, आपको पता चल जाएगा कि ये तो हर ऑल्टरनेट ईयर ये आ ही रहा है। और अगर केस स्टडीज की बात करूं तो एमआई हो गया या सीओपीडी हो गया, ये आने ही आने हैं। ओके। तो अगर एक स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ, ये वाले टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में अपना प्रिपेयर कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका मोराल बूस्ट हो जाएगा कि मेरा पास होने का काम मैंने कर दिया है। उसके बाद आप अपना लेयर्स में पढ़ने वाली स्टाइल होती है कि आपकी पहली लेयर होती है कि आपका जो बेसिक मिनिमम है पास होने का, आप उतना इंतजाम करो एज ए स्टूडेंट, मैं ये कहूंगा। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इतना मुझे बेसिकली आता है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेयर, उसको क्या होती है, नेक्स्ट लेयर होती है कि हाँ उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ो। कि भाई अब मैंने, क्योंकि वो जो 20% है, 10 या 20% मैंने बोला कि वो डिजायरेबल टू नो वाले, या जो रिसेंटली कुछ भी अब चेंज हो रहा है मेडिसिन में, कोई भी नई डिस्कवरी हुई या कुछ भी एक नया डिस्कवर हुआ, कोई वैक्सीन डिस्कवर हो फॉर एग्जांपल, या कुछ और डिस्कवर हुआ, तो उसके ऊपर एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। जैसे मैंने जब पेपर एक बार बनाया था किसी यूनिवर्सिटी का, उस टाइम कोविड अभी खत्म हुआ ही हुआ था, तो उसमें जो इम्यूनिटी में मैंने कुछ कोविड रिलेटेड कुछ पूछा था। ओके। या जैसे रेस्पिरेटरी में मैंने हैप्पी हाइपोक्सिया 2 नंबर का पूछ लिया था जब मैंने पेपर सेट किया था, क्योंकि उस टाइम हैप्पी हाइपोक्सिया एवरीबॉडी न्यू, और यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइपोक्सिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं चाहता था कि कोई स्टूडेंट जिसने थोड़ा सा रिसर्च किया होगा कोविड का उस टाइम, और जिसने हैप्पी हाइपोक्सिया थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसको कुछ ना कुछ तो एडेड एडवांटेज मिलनी चाहिए ना अपनी नॉलेज की। लेकिन वो क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो कभी भी डिसाइडर नहीं होते पास या फेल के। वो सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट को, जो कि सिर्फ मेन पढ़ रहा है, और जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की, जिसकी एक चेष्टा होती है कि मैं थोड़ा सा और नॉलेज सीकिंग बिहेवियर, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। 2 नंबर या 4 नंबर से कोई जमीन आसमान नहीं हो जाता कि भाई ये पास या फेल नहीं डिसाइड करते। बट डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बट अगर आपकी इच्छा है कि आप उससे ज्यादा करना चाहते हो, तो पहली लेयर के बाद सेकंड लेयर पे जाओ। ओके पर सर। शुरू में ही, और अगर एक मिनट, और अगर मैं नीट पीजी की बात करूं, नीट पीजी में क्या है, देखो आपको थ्योरी आंसर नहीं लिखने। यूजी को तो देखो, यूनिवर्सिटी पैटर्न अभी भी हमारा ऐसा है कि एमसीक्यू जो है वो 5 या 10 एमसीक्यू आते हैं हर सब्जेक्ट में। तो आपका मेन फोकस जो है वो थ्योरी या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे रहता है। तो वहां पे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, आपको डायग्राम भी बनाना है, आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है। लेकिन नीट पीजी वालों को ना तो फ्लो चार्ट बनाना है, ना उनको डायग्राम बनाना है, ना उनको थ्योरी। उनको तो वो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करनी है। करेक्ट। वहां पे माइंड आपका लॉजिकली चलना चाहिए। जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आंसर हमारे सामने है। हमारे टीचर जिनसे हम ट्रेनिंग लेते थे वो कहते थे, देखो एमसीक्यूज को लेके घबराया मत करो, आप ये सोचा करो आंसर हमेशा आपकी आंखों के सामने पड़ा है, आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है। सिलेबस नीट पीजी का इतना वास्ट है, अगर आप कहो कि सारा कुछ आप याद कर लोगे या सारा कुछ पढ़ लोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में किसी के लिए भी। आप किसी भी टॉपर से कहो, कोई भी टॉपर ये नहीं कहता कि सब कुछ याद कर लो। फिर तो भाई सबको ही आप एमडी की डिग्रियां बांट दो, जो बंदे टॉप कर रहे हैं एम्स के, क्योंकि उनको तो सारे सब्जेक्ट आते हैं। करेक्ट। बट बात यहाँ स्मार्ट स्टडिंग की, कि वहां पे भी आप आइडेंटिफाई करके आप जो बुक्स उठाते हो, जो भी नीट पीजी की, उसमें भी अंकित आप जैसे नैरो से आपको भी पता है कि आपका एक डिफाइंड क्वेश्चन बैंक है, और वो क्वेश्चन बैंक यूनिवर्सिटी एग्जाम जो फर्स्ट ईयर का बच्चा दे रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं कहूँ डैरो यूनिट डायग्राम्स, मुझे एकदम से रिकॉल हुआ, डैरो यूनिट डायग्राम्स जो हैं वो नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनता है उनसे। लेकिन अगर मैं यूजी की बात करूँ, एक फर्स्ट ईयर एग्जाम की बात करूँ, तो वहां पे डैरो यूनिट वो बंदा स्किप कर सकता है। तो थोड़ा सा फोकस है कि आप अपने हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए बेस्ड ऑन द एग्जाम फॉर विच यू आर अपियरिंग, और उसके हिसाब से स्मार्टली स्टडी कीजिए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जैसे हम प्रॉफ्स की भी आप बात कर रहे थे कि प्रॉफ एग्जाम्स के लिए हाई टॉपिक्स जो हैं, लेट्स से अगर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, राइट, मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि जोन से मेरे हाई टॉपिक्स हैं। लेट्स से मैं किसी सीनियर के पास जाता हूँ, ठीक है, मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए जो जो टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, मैंने उनसे मार्किंग्स ली जो भी बिल्कुल, जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ यही करते हैं, सारे करते हैं। हाँ, तो मैं बुक्स क्यों पढूं? मतलब कराऊंगा और मेरा पास होने का जुगाड़ हो गया, दैट इज प्रीटी मच फाइन। मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इतनी मेहनत क्यों करूं? ये मतलब यहाँ पे आप मतलब इन टर्म्स की जो बुक्स की रेलेवेंस है, आपके हिसाब से फिर बुक्स की क्या रेलेवेंस है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप द कांसेप्ट्स एंड एवरीथिंग? देखो बात फिर वही हो जाती है कि आपका बेसिकली माइंडसेट क्या है। आप समझो इस बात को कि आपका एज ए स्टूडेंट माइंडसेट क्या है। आपने बिल्कुल क्या सिर्फ ये सोचा कि मैंने बस पास होके काम खत्म करना है, कि आपका नॉलेज सीकिंग बिहेवियर है। बुक्स देखो, नॉलेज सीकिंग बिहेवियर जिसका भी है उसके लिए तो बुक्स एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ वो है। अगर मैं कहूँ कि पास ही होना है, आप
फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट तो किताबें खरीदते भी नहीं है, वो तो बस अपना फोन पे पीडीएफ किसी ग्रुप में आया, वहां से डाउनलोड किया, वहीं से 4 चीजें देखी। या कई लोग तो कहते हैं जी आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल, हमने विकिपीडिया पे 4 क्वेश्चन देख लिए, उसके 4 पॉइंट बना लिए, वो ही लिखा है। कई स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखा है करते हैं। बट बात है कि यहाँ पे फिर आपको नॉलेज तो ना हुई ना, और अल्टीमेटली आप ये देखो कि जो प्रोफेशन हमारा है, आप किसी ना किसी जिंदगी के साथ डील कर रहे हो। अब नहीं कर रहे, आने वाले 4.5 साल बाद आपको एक, ये कोई गारंटी तो नहीं है आपको पहले शॉट में एमडी मेडिसिन मिल जाएगी। हर किसी को तो नहीं मिलती है, किसी को नौकरी भी करनी पड़ती है, और नौकरी भी क्या मिलती है एमबीबीएस को, सबसे पहली और सब जो यूनिवर्सल नौकरी है, चाहे आप इंडिया की किसी कोने में चले जाओ, आपको एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर या एक जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की ही नौकरी मिलनी है। और वो एक ऐसा बंदा होगा जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होगा पेरीफ्री में पेशेंट्स के साथ, और उसको इमरजेंसी भी हैंडल करनी पड़ेगी। और अगर एक स्टूडेंट ने अपना कंसेप्ट बनाया ही नहीं थ्रू आउट एमबीबीएस, उसने बेसिक चीजों का, अगर एक एमआई का कंसेप्ट भी उसने नहीं बनाया ट्रीटमेंट का, उसने पढ़ा ही नहीं कभी कॉरोनरी सर्कुलेशन, उसने सिर्फ 4 लाइनें अपनी क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर ली, वो कैसे एक प्राथमिक उपचार जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड कैसे दे पाएगा? उसके हाथ पैर फूल जाएंगे जब पेशेंट एक्चुअली उसको फेस करना पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर दैट पर्सन, क्योंकि अंदर से आपको फीलिंग नहीं है कि सोसाइटी इस चीज को थोड़ी ना मानेगी। वो तो कहेंगे कि डॉक्टर है, इसने डिग्री ली है तो इसको तो आता ही आता है। फिर ये जो इतना जो डॉक्टर पेशेंट के अंदर आजकल इतना लिटिगेशन का, इतना आजकल झगड़े वाला काम चल रहा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम जो है हम नहीं समझ रहे कि हमारी डिग्री की अहमियत सिर्फ पास होने के लिए नहीं है। इट इज नॉट एनी अदर डिग्री कि हम कहें कि भाई चलो इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, वहां पे हो सकता है हमारे को डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स जो है वो जरूरत पड़े। हमें सिर्फ डिग्री बेसिक उसके लिए लेनी कि भाई हमारे को जरूरत नहीं है इस चीज की। लेकिन यहाँ पे एमबीबीएस की जो डिग्री है, इसमें जो थ्योरी के स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिकल स्किल्स कॉलेज में कराए जा रहे हैं, डिटेल में कराए जा रहे हैं, उनकी जरूरत आपको डेफिनेटली लाइफ में पढ़नी है। करिकुलम डिजाइन ही इस तरह है कि आपको एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सिर्फ मार्किंग्स लेने से आपका काम तो, लेकिन दैट विल बी अमाउंटिंग टू बिकमिंग जस्ट पेपर डॉक्टर्स। मैं उसको एक्चुअल में डॉक्टर, मैं उसको सिर्फ पेपर डॉक्टर्स कहूंगा, क्योंकि एक्चुअली में जब नॉलेज अप्लाई करने का टाइम है तो डिफिकल्टी डेफिनेटली आएगी स्टूडेंट को। देखो तो इसलिए देखो, मैं यही एडवाइस बार बार करूंगा कि स्टूडेंट्स को, ठीक है मार्किंग लो, लेकिन शुरू में ही मार्किंग के हिसाब से मत पढ़ो ना। आप मार्किंग लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन पहले तो आप जो पढ़ सकते हो एक टॉपिक का वो तो जरूर पढ़ो। अपने टॉपिक्स तो आइडेंटिफाई करो ना, क्योंकि मार्किंग जो भी टीचर अपना सीनियर देता है, देखो मैंने भी लिया मार्किंग, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन मार्किंग मैं एग्जाम से जस्ट पहले लेता था। लेकिन पहले शुरू में मैं मैं अपना तरीका बताता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट कैसे पढ़ता था, शायद उससे क्लैरिटी हो। देखो सबसे पहले तो आई यूज टू कैच होल्ड ऑफ द 10 ईयर पेपर। ओके। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपके पास टाइम होता है, जब आप एक प्रॉफ शुरू कर रहे होते हो, आप बैठ के टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीवीएस में ये पूरा क्वेश्चन बैंक है आपका, उसमें आपके पास वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो एक अनलाइकली क्वेश्चन होते हैं, जो वो 10 या 20% में होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज वो बनाते जाते हो क्वेश्चन, आप अपनी बुक में वो लिखो भी, हाँ ये टॉपिक है। जैसे सपोजिंग अगर मैंने सीवीएस की बात करी तो सीवीएस जहाँ पे सेक्शन शुरू हुआ वहीं पे मैंने वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लिख के लगा ली कि भैया इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं किताब खोल के शुरू करता हूँ पेज टू पेज, पहले पेज से पढ़ना, तो मुझे पता होता है कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसके अंदर से ऐसे एमसीक्यू आया हुआ है। वो धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर वो इंपॉर्टेंस बनने लग जाती है टॉपिक की, ठीक है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ लेते हो। मार्किंग में क्या है कि बिल्कुल ही डिफाइंड, जैसे कहते हैं कि भाई यही क्वेश्चन आया था, बस यही आ रहा है तो यही कर ले, उसके अंदर भी और डिफाइन हो जाता है। तो उसमें रिस्क भी बढ़ता है पास होने का। वो तो मार्किंग का तो ये है कि यू कैन गो फॉर इट, बट यू कैन अगेन बी नेवर श्योर। क्योंकि देखो सीनियर जो है और वो टीचर जो है आपको क्लास में इंपॉर्टेंट, मैं भी बताता हूँ कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आया वो डिस्कस, तो मार्किंग्स तो इनडायरेक्टली टीचर्स भी देते ही हैं। उसको मार्किंग नहीं बोलते, क्लास में हम बोल देते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट है। आप सीनियर से मार्किंग लो, लेकिन साल के शुरू में मार्किंग लेके मत बैठ जाओ। साल के शुरू में अगर कुछ करना है तो अपने 10 ईयर यू गेट होल्ड ऑफ देम, हर जगह मिलते हैं 10 ईयर। अपने उस बुक में खुद लिखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये 5-10 में से 5 साल ये क्वेश्चन आया है इसके अंदर, और इस तरह अलग अलग चीजें बनी है। और उसके बेसिस पे आप अपने हाई यील्ड टॉपिक्स, हाई यील्ड क्वेश्चंस नहीं, मार्किंग्स बताती हैं आपकी, यस हाँ ये एटअप मार्किंग बताती है हाई यील्ड क्वेश्चंस। लेकिन 10 ईयर से जब आप करते हो तो हाई यील्ड टॉपिक्स डिफाइन होते हैं। तो हाई यील्ड टॉपिक्स की तरफ फोकस करो, हाई यील्ड क्वेश्चंस की तरफ फोकस ना करें स्टूडेंट। ओके, एटलीस्ट साल के शुरू में मत करें। ठीक है सर। जैसे हम बुक्स की बात कर रहे हैं, सो जस्ट गॉट टू नो दैट आपने भी अपनी बुक लॉन्च किया है अभी, हाँ जी हाँ। तो अभी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच। सो
I have just launched a book in physiology. So this is the book. So this is from Thime Medical Publishers. It's a very renowned medical publisher based in Germany. They have more books on the clinical side. Now they are venturing even into they have a very famous dissector of anatomy as well, and a few books on the undergrad level. So फिजियोलॉजी की ये बुक मैं पिछले 10-12 साल से आई वाज हैविंग दिस प्लान टू कम अप विद द स्टूडेंट फ्रेंडली बुक, बट वो आइडिया समहाउ मटेरियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं किस तरह एक स्टूडेंट फ्रेंडली बुक बनाऊं। फिर बीच में कोविड का टाइम आ गया, तो प्लान्स दे वेंट हेयर, वी वर सो प्री ऑक्यूपाइड विद कोविड, मैनेजिंग कोविड एंड ऑल। फिर उसके बाद जब कोविड वाला टाइम खत्म हुआ, उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। फिर मुझे ये लगा कि यार मैं टेक्स्ट बुक अगर लिखूंगा तो टेक्स्ट बुक्स तो मार्केट में अराउंड 50-60 अभी भी हैं, तो फिर मैंने क्या नया काम किया, फिर वो स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच था ना। देन समबडी एडवाइज्ड मी, रादर मेरा एक स्टूडेंट था, मैं बताता हूँ एक किस्सा मैं बहुत बार सुनाता हूँ कि मैं बैठा था तो ऐसे एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वो बड़ा रोने लग गया। मैं कहा यार तू पढ़ता क्यों नहीं है, उसके कुछ नंबर वगैरह कम थे। कहता सर क्या करूं पढ़ के, कहता कुछ याद तो रहता नहीं, कहता किताबों में मुझे समझ नहीं आता। वो मतलब बिल्कुल 10 मिनट वो नॉन स्टॉप मेरे सामने पूरी भड़ास निकाली उसने। कहता सर ये किताबें ऐसी लिखी हुई हैं, हम एवरेज स्टूडेंट को देखो समझ ही नहीं आती, इंटेलिजेंट तो फिर भी कर लेते हैं, कोई हमारे एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से भी तो लिखे ना किताब, इजी लैंग्वेज हो कुछ। जो आप कहते हो जी बार बार डायग्राम फ्लो चार्ट, अब किताबों में जितने हम बना देते हैं, बाकी हम भी कैसे क्रिएट करें, हमसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा। मैं कहा अच्छा चल तू बता तेरे को कैसी किताब चाहिए। ये वहां से एक आइडिया कंसेप्चुलाइज हो। कहता सर हमारे को देखो वही बात है कि ज्यादा विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए किताब, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट होने चाहिए। निमोनिक के लिए हम नेट में ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं ठीक लगते निमोनिक, हमारे को वो एक जगह मिल जाए ना चीज भी। हाँ अच्छा क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, जैसे अभी मैंने 10 ईयर की बात की, तो वो क्वेश्चन कहता सर हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कई बार नहीं भी मिल पाते, हमारे को एक जगह ऐसी किताब हो जो एक थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो टेक्स्ट बुक की, बट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, हमारे लिए चीजें इजी हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वो वहां मेरे माइंड में वो चीज बैठ गई और मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। फिर मैंने अभी अराउंड 1.5 साल पहले एक सर्वे कराया था ऑल ओवर इंडिया, जिसमें अराउंड 1000 फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने मेरे को फीडबैक दिया गूगल फॉर्म्स के थ्रू। मैंने अपने फैकल्टी फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया जो है अराउंड 33 मेडिकल कॉलेजेस में भेजा मैंने। तो देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से मेरे को फीडबैक दिया कि व्हाट दे वांटेड इन अ फिजियोलॉजी टेक्स्ट बुक, एंड around 70 to 80% people, they said they were not satisfied with the books that they were reading. They wanted a more student friendly book, and the kind of student friendly book which they had in mind, they gave me suggestions pertaining to that, and based on that I have come up now with this book. So this is the book which is probably the first of its kind, जो कि entirely students को सामने रखते हुए client को समझने के लिए कि हमारे student हमारे एक टेक्स्ट बुक के क्लाइंट्स हैं, तो वो क्या चाहते हैं उनके हिसाब से बुक बनाई जाए। मैं अपनी नॉलेज झाड़ने के लिए किताब नहीं बनाई है, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाई है, ताकि उनको पता हो कि फिजियोलॉजी कैसे, आप इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं एग्जाम के लिए, और कैसे आपने उसको क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर करना है। स्टूडेंट आजकल लिख भी नहीं पा रहे एग्जाम में, डायग्राम नहीं बना पा रहे, एंड एवरी डायग्राम हैज बीन मेड विद हैंड इन दिस बुक। अगर मैं बना सकता हूँ तो मेरे स्टूडेंट बना सकते हैं, मेरा माइंडसेट ये है इस किताब। ओके, सो सर अभी जैसे आपने क्लिनिकल की बात करी कि बीच में द टर्म क्लिनिकल, अब बेसिकली हुआ क्या था कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं, जब एनएमसी की गाइडलाइंस आई थी रिगार्डिंग द नेक्स्ट, और उसके अंदर एक बहुत कंटेंशियस टर्म थी कि सारा जो पेपर पैटर्न होगा दैट विल बी शिफ्टेड टू क्लिनिकल। नाउ द थिंग इज कि जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इवन फाइनल ईयर, तो वहां पे उनके लिए तो क्लिनिकल की इंपॉर्टेंस है कि पोस्टिंग्स में जाना है, कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल from the perspective of a first year student? देखिए अंकित, बात ये कि फर्स्ट ईयर के बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें, क्लिनिकल सारी ही फर्स्ट ईयर पे टिकी हुई है। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, एनाटॉमी क्या है, वो बेसिक सर्जरी है कि सबसे पहले एक डेड बॉडी पे इंसिजन्स, और जो है डिसेक्शन बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट लाइक परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन अ डेड बॉडी। तो पहले आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आप देखो कि अंदर बॉडी में कौन सी चीज कहाँ पे है, और उसके अंदर भी जब हम डिसेक्ट करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपने नर्व नहीं काटनी, इस नर्व को ट्रेस करो, तो आपका वहीं पे जो सर्जन हैंड है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। कई लोगों को हमारी क्लास में जो आज बड़े बड़े मेरे क्लासमेट सर्जन है, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना ही एनाटॉमी के उस डिसेक्शन हॉल में से था, क्योंकि दे यूज टू एंजॉय डिसेक्शन लाइक एनीथिंग। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज जस्ट मदर ऑफ मेडिसिन कहते हैं इसको, क्योंकि मेडिसिन इज अप्लाइड फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी गोइंग रॉन्ग इज पैथोलॉजी। और इवन एनएमसी भी इस चीज को अब मानती है कि जो स्टूडेंट है, पहले क्या था, पहले एक जस्ट फिजियोलॉजी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री को एक
नॉन क्लिनिकल टर्म यूज होती थी, लेकिन अब रादर वी हैव नाउ रिप्लेस्ड द नॉन क्लिनिकल टर्म विद प्री क्लिनिकल। और इसके अंदर अब हमने करिकुलम में ऐसा इंट्रोड्यूस किया चेंज, इसके अंदर अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर एक स्पेशल टीचिंग सेशंस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स इन रियल लाइफ सेटिंग समझाए जाते हैं। जैसे उसमें हम पेशेंट्स की रिपोर्ट्स या केस स्टडीज बेस्ड ऑन एक्चुअल, जो हम कहते हैं कि हम डिजाइन करते हैं इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन विद द अदर डिपार्टमेंट। जैसे अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हम लोग अपने क्लिनिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ के लिंकर केसेस बना रहे हैं। एक एडकॉम मॉड्यूल, AITCO मॉड्यूल है, आई एम नॉट मिस्टेकिंग इट, अलाइंड एंड इंटीग्रेटेड टॉपिक। और इसके अंदर जितने बेसिक जो डिजीजेज हैं जैसे अनीमिया, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इन सब के ऊपर क्लिनिकल वालों के साथ बैठ के जो टॉपिक है वो डिजाइन किया जाता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है उसको बेसिकली अनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से वो लिंक करके पढ़ाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि MI का है तो अनाटमी वाले अपनी कोरोनरी सर्कुलेशन बताएंगे, फिजियोलॉजी वाले अपना एथेरोस्क्लेरोसिस की एवोल्यूशन थोड़ी सी बताएंगे, प्लाक की, बायोकेमिस्ट्री वाले अपनी जो प्रोपोनेंट्स की जो रेलिवेंट जो उनकी इन्वेस्टिगेशन वो बताएंगे। उसके बाद वही जो केस है पैथोलॉजी वाले अपनी आगे फिर से पढ़ाएंगे विद पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कि अगर हिस्टोपैथोलॉजी की जाए ऐसे पेशेंट की, या बायोप्सी की जाए या ऑटोप्सी की जाए, तो वहां पे क्या निकलेगा उसके हार्ट में। ओके। तो बेसिकली ये चीज जो है अब ये तो अलाइंड इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के अंदर अब इनकॉर्पोरेट होगी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि फिजियोलॉजी में उन्होंने कुछ भी पेशेंट रिलेटेड बात नहीं करनी। इवन अगर मैं अपनी बुक में बात करूं तो इसमें भी 24 क्लिनिकल केस स्टडीज मैंने इसलिए डाली है, कोई भी इसमें कॉमन डिजीज को छोड़ा ही नहीं गया, क्योंकि इसमें 24 ऐसी कंडीशंस को हमने डिस्क्राइब किया है जो जिसके लिए उनको फिजियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए चाहिए, चाहे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, चाहे वो मायसीनिया ग्रेविस हो, चाहे वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, चाहे वो रीनल फेलियर हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी का केस हो। ओके। इवन एवरीथिंग हैज नाउ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो अगर फिजियोलॉजी समझ आएगी तो मेडिसिन समझने में, पैथोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज्यादा। ओके। और अब तो सारा अप्लाइड फिजियोलॉजी का जमाना है। ओके सर, अब जैसे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मतलब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही, अगर मैं फर्स्ट ईयर की भी बात करूं, जनरली अगर फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आता भी है, राइट, एक बेसिक पर्सपेक्टिव, इवन आई हैव फेस दिस इशू आल्सो कि ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम जनरली बोला जाता था कि यार आप पेपर में कर रहे हो, जैसे लेट्स से 5 नंबर का पेपर आया, राइट, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि यार पेपर में रामायण महाभारत लिखें, राइट। अगर 5 नंबर का पेपर आया है, राइट, और ये यूनिवर्सिटी की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें 4-5 पेज लिखें तो तब जाकर, क्या मतलब इज इट अ काइंड ऑफ अ मिथ ऑफ अ स्टूडेंट, या ये जनरली ऐसा होता है कि उस स्टूडेंट को 4 से 5 पेजेस भरने पड़ेंगे तभी जाकर के टीचर उन्हें नंबर देगा? देखिए अंकित, बात पता क्या है, जिस पोजीशन पे आज मैं हूं ना, मैं इस चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी मिथ है। और ये मिथ प्लांट करने वाले टीचर नहीं है, ये मिथ प्लांट करने वाले कई बार सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर प्लांट कर देते हैं मिथ। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात वही आ जाती है जो मैंने पहले ही बात की कि आजकल स्टडी स्मार्ट करने वाला जमाना है। और बात है कि आप क्वालिटी, चाहे आप अपने स्टडी टाइम की बात करो, आप क्वांटिटी से ज्यादा, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका वो 1 घंटा बिल्कुल बेकार है। अगर आपने 15 मिनट में इतना पढ़ लिया कि आप ये मान के जो आपने पढ़ा आपको अच्छे से पता है, तो आपने वो टाइम कम स्पेंड किया लेकिन आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी बुक्स के साथ। इसी तरह जब आप एग्जाम हॉल में जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप क्वांटिटी ऑफ जो है आंसर उसकी बजाय क्वालिटी ऑफ आंसर पे फोकस करो। आप ये मान के चलो, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज के पेपर जो है बनाए भी हैं, अभी भी बना रहा हूँ, हर साल बनाता हूँ, अपने स्टूडेंट के भी आंसर शीट्स में चेक करता हूँ। स्टूडेंट्स को कितना टाइम मिलता है अंकित? 3 घंटे मिलते हैं आंसर लिखने के। लेकिन ये कहीं ना मान लिया जाए कि एग्जामिनर भी 3 घंटे में आंसर शीट चेक करेगा। कोई एग्जामिनर 3 घंटे में आंसर शीट चेक नहीं करता, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब देखो मेरे पास आंसर शीट्स आती हैं 200-300 सीधी बल्क में आती हैं चेक होने। अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात करूं, हर एग्जामिनर के पास ऐसे ही आती है, बल्क में आती हैं। और टाइम इतना नहीं होता, हफ्ता या 10 दिन मिलते हैं, या चलो 15 दिन मिल जाते होंगे किसी किसी यूनिवर्सिटी में। और उस एग्जामिनर का जो इफेक्टिव वर्क आवर है वो 6 घंटे ही काम करेगा, उसके बाद उसने अपना परिवार भी देखना है, उसने अपना काम भी करना है। यू गेट द पॉइंट। और उस 6 घंटे के अंदर अगर वो 3 घंटे के हिसाब से आंसर शीट चेक करेगा तो वो रोज की कितनी 2 आंसर शीट चेक करेगा?
तो वो 300 कब चेक करेगा? तो लॉजिक ये कहता है कि जो 3 घंटे में एक स्टूडेंट आंसर शीट लिखता है, एग्जामिनर्स उसे 15 या 20 मिनट या चलो 25 मिनट में चेक करते होंगे, मैं फिर भी यही कहूंगा। और अगर एक टीचर 20 मिनट 25 मिनट में एक आंसर शीट चेक कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो है मेन पॉइंट्स की तरफ ज्यादा फोकस करता है कि क्या आपने वो मेन पॉइंट्स लिखे हैं, क्या आपने डायग्राम फ्लोचार्ट में। अब देखिए डायग्राम फ्लोचार्ट का फायदा क्यों होता है, क्योंकि देखो डायग्राम और फ्लोचार्ट वही बंदा बना सकता है जिसको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी है, वरना डायग्राम बन ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। डायग्राम की ब्यूटी मैटर नहीं करती, डायग्राम जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है वो मैटर करता है, डायग्राम की एक्यूरेसी मैटर करती है। तो लाइन डायग्राम अगर स्टूडेंट्स बना सकते हैं वो बनाएं, लेबलिंग उसमें मैक्सिमम इंक्रीज करें ताकि लिखने वाला काम कम हो जाए फ्लोचार्ट के बेस में। अब देखिए सपोजिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक आपने फ्लोचार्ट बनाया कोई भी, जैसे ए बनाया, नीचे एरो और नीचे बी नीचे सी। अगर मैं फ्लोचार्ट ना बनाऊं, मैं इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? द इवेंट ए लीड्स टू इवेंट बी, बी देन लीड्स टू इवेंट सी। मेरे बोलने में कितना टाइम वेस्ट हो गया, आप समझ की बात की नहीं? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये बॉक्सेस और एरोज के फॉर्म में लिखता हूं, मुझे ये सब कुछ लिखना नहीं है कि ए विल लीड टू बी। ए लिख के अगर मैं एरो बना के बी की तरफ पॉइंट कर देता हूं, मेरे मन की बात से मुझे पता है कि ए ऑटोमेटिकली लीड्स टू बी। आपने टाइम बचाया कि नहीं बचाया? तो जो लोगों का पेपर छूट जाता है, अगर आप विजुअल बनाओ अपने पेपर को, तो आप टाइम मैनेजमेंट आपकी ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि आपको ये सब कुछ लिखना नहीं ना पड़ा। ये जो इज एंड बट द हमें लिखना पड़ता है बिना डायग्राम के, ये सब खत्म हो जाता है। आपको लेबलिंग बनानी है वहां पे, आप फ्लोचार्ट बनाइए और की पॉइंट्स जरूर लिखिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लेंथ नहीं मैटर करती, इन द सेंस कि लेंथ इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। ये नहीं है कि भाई मैंने अपनी हैंड स्पैन के हिसाब से वहां पे, जैसे हमारे कहते हैं ये गिट्ठे होते हैं, गिट्ठों के हिसाब से नंबर, अरे ऐसे नहीं होता। आपका वहां पे मेन पॉइंट जो है ना, जैसे आपने अगर आप कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे अगर मैं बोलूं सपोजिंग आपने पॉजिटिव फीडबैक की बात करी, तो पॉजिटिव फीडबैक की एक डेफिनेशन लिखी, उसके बाद 2-3 एग्जांपल लिख के सीधा मैंने डायग्रामेटिकली वो एग्जांपल ही बता दिया कि भाई ये पॉजिटिव फीडबैक जो चाइल्ड बर्थ दिखा दिया अभी, हाँ यहाँ पे वो 2-3 स्टेप्स में चाइल्ड बर्थ दिखा के हाँ खत्म की। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना उसके बाद फ्लो चार्ट को दोबारा, वो फ्लो चार्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड एज एन एग्जामिनर आई फील मोर हैप्पी व्हेन आई गेट विजुअल आंसर शीट्स रादर देन वो कहते हैं ना अखबार के अखबार जो मेरे पास आ जाते हैं, वो पढ़ना एग्जामिनर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है इतनी सारी थ्योरी के अंदर। करेक्ट। So please, the students, they should focus not on the length, they should focus on the quality of their answers. They should write the key points, underline the key points, make more diagrams, make more flowcharts. They will fetch you more. अगर एक कार्डिक साइकिल का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, मैं पर्सनली ऐसे बच्चे को ज्यादा नंबर दूंगा जो कम लिखेगा और डायग्राम के अंदर ज्यादा लेबलिंग डालेगा। मैं उसको 5 में से 4 नंबर भी देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर वो जो पूरे ग्रंथ लिख देगा, मैं उसको 2.5 नंबर दूंगा 5 में से, चल जस्ट पास, ठीक है तूने लिख दिया, ठीक है मैंने इवेंट देखे तूने लिख दिए सारे, बट मैं उसको ज्यादा नंबर मैं नहीं, क्योंकि उसको कंसेप्ट पता नहीं है, उसने रटा ही ना मारो। डायग्राम रट्टे से बन ही नहीं सकता, डायग्राम हमेशा कंसेप्ट से बने। ओके, फेयर इनफ। सो सर ये तो हुआ सारा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक ऑन अ प्रोफेशनल इंस्टेंसेस। देखो आपको जैसे यू हैव बीन इन फिजियोलॉजी सिंस फ्रॉम द पास्ट 18 years, आपके एक्सपीरियंस से व्हाट आर द करियर प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल आफ्टर एमडी फिजियोलॉजी? देखिए अभी कुछ टाइम पहले तक तो जो एमडी फिजियोलॉजी था ये प्योरली एक क्लासरूम सब्जेक्ट था, इन द सेंस कि बस जस्ट क्लासेस ली आपने, नर्सिंग स्टूडेंट्स की, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, बीडीएस स्टूडेंट की, मतलब इट वाज इजी टू, मतलब कहते हैं कि इजी टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से अब जो चेंजेस आ रहे हैं, अब ये मोर ऑफ अ क्लिनिकल फिजियोलॉजी बनता जा रहा है, अब ये बेसिक सब्जेक्ट से बाहर आ रहा है। क्योंकि अभी भी जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि क्लासरूम के बाहर अब पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। एज अ फिजियोलॉजिस्ट व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और उसके अंदर जो एक पहल है, एक बहुत अच्छी पहल मैं कहूँ, वो एम्स पटना ने ली है। डॉक्टर जीके पाल है, वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी ऑनरेबल फिजियोलॉजी फैकल्टी, एवरीबडी नोज हिम। डॉक्टर जीके पाल की बुक भी है, एवरीबडी नोज हिम। उन्होंने एक डीएम का कोर्स शुरू किया है एम्स पटना में, एंड दैट इज क्लिनिकल एंड आई थिंक इंटरवेंशनल, हाँ क्लिनिकल एंड इंटरवेंशनल फिजियोलॉजी का है।
और उसके अंदर क्या है, उस डीएम कोर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डीएम फिजियोलॉजी कोर्स इज नाउ अवेलेबल इन एम्स पटना। उसके अंदर अब जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या है, एक तो नाउ एक जो बाहर और बहुत टाइम से एक सर्जरी का ट्रेंड है IONM। तो उसके अंदर क्या होता है कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द ऑपरेशन थिएटर ओके। एंड दे आर असिस्टिंग दी सर्जन। अब कैसे कि जैसे वो EEG जैसे इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी या सोमैटोसेंसरी पोटेंशियल्स या इलेक्ट्रोमायोग्राफी या नर्व कंडक्शन टेस्ट ये करते हैं उसी टाइम। और सर्जन्स के लिए वो एरिया डिमार्केट करते हैं ब्रेन के अंदर भी ओके। आपने कहाँ पे जो है वो इंसिशन देना है। उससे क्या होता है कि पहले जो सर्जन थे वो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस वो कहीं भी इंसिजन दे रहे थे, वो हो सकता था कि उस एरिया के अंदर ना हो और कोई नॉर्मल एरिया रिसेक्ट हो जाए, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती थी सर्जरी की, या उसमें रिकवरी डिलेड हो जाती थी, हॉस्पिटल स्टे प्रोलॉन्ग हो जाता था। लेकिन जब से न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने एंटर करना शुरू किया ऑपरेशन थिएटर के अंदर और दे हैव स्टार्टेड असिस्टिंग द सर्जन्स को वो क्लियर कट, जो न्यूरो सर्जन उनको क्लियर कट डिमार्केशन मिलने लग गई है कि ब्रेन के किस हिस्से में कितना इंसिशन उनको प्रिसाइज, जैसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक, ये बिल्कुल वही है कि दे नो which area and how much they have to resect so that the patient faces minimum complications and has the fastest recovery possible। और ये सब जो है इस डीएम कोर्स के अंदर सिखाया और पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजिस्ट को। एम्स पटना ने तो ये अपनी फैसिलिटीज शुरू भी कर दी हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोर्स पॉपुलर होगा और लोगों को पता चलेगा, देश के और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी इस कोर्स से रिलेटेड जो है जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इससे फिजियोलॉजी का जो स्टेटस है वो क्लासरूम से उठ के एक क्लिनिकल और एक इंटरवेंशनल वाले कैलिबर में आ जाएगा। और आई थिंक मोर पीपल विल लाइक टू ज्वाइन फिजियोलॉजी बिकॉज ऑफ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन द कमिंग ईयर्स रादर देन बीइंग जस्ट कि क्लास ली और काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हमारे रिस्पेक्टेड मैडम जो डीन है डॉक्टर ज्योति सेठी और हमारी सारी फैकल्टी है, हमारा एक विजन था कि हमने जो पेशेंट केयर भी देनी है यहाँ पे, हमने सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारी न्यूरोफिजियोलॉजी लैब भी सेटअप है, हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास मेडिसिन से पेशेंट्स आते हैं, डर्मा से जो लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं जिनको न्यूरोपैथी है वो आते हैं, ऑर्थो से जो पेशेंट्स जो नर्व इंजरी के पेशेंट्स हैं, फ्रैक्चर के पेशेंट्स हैं, वो हमारे पास प्रोग्नोसिस के लिए आते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग देम दीज काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक सर्विसेज इन आवर न्यूरोफिजियोलॉजी लैब। आई से पेशेंट्स आते हैं विजुअली वो पोटेंशियल्स के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होगा वी प्लान टू एक्सपैंड मोर सर्विसेज। सर इसी से रिलेटेड अगर मैं स्कोप की बात करूं, एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है कि कैन अ फिजियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस एज अ क्लिनिशियन? डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि देखिए फिजियोलॉजी में आपकी बेसिक मेडिसिन की ही तो सारी जानकारी है। मेडिसिन आप इफेक्टिवली प्रैक्टिस ही तब कर सकते हो जब आपको फिजियोलॉजी की नॉलेज है। और इवन जितने एमडी मेडिसिन भी सब करते हैं उनको फिजियोलॉजी भी पढ़नी ही होती है। उनकी खुद की हैरिसन आप उठा लो, उसमें सारी फिजियोलॉजी सारी कवर्ड है, इसीलिए तो इतनी मोटी है हैरिसन। तो फिजियोलॉजी वाले तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड रादर दे कैन प्रैक्टिस as confidently as any person based on their knowledge of physiology। मैं तो यही कहूंगा कि ये बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपके ऊपर है आप कितना करना चाहते हो। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन भी होता है स्टूडेंट्स के माइंड में भी कि लेट्स से अगर वो ऑप्ट कर रहा है एज एन एमडी फिजियोलॉजी, एक फाइनेंशियल फैक्टर इज वन ऑफ द की कंसर्न एंड आई बिलीव इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर आल्सो। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, मतलब व्हाट इज द स्कोप फर्दर देखा जाए तो? देखो आज की डेट में मैं तो कहूंगा स्कोप बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनका एक बहुत अच्छा एक ये है एक जो एक इनिशिएटिव वो ले रहे हैं कि वी नीड मोर डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स जो है कैसे आएंगे जब और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की बात जो चल रही है और बहुत कॉलेजेस खुल भी रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। उत्तर प्रदेश में खुले, हरियाणा में भी 3 और 4 मोर मेडिकल कॉलेजेस दे आर कमिंग अप। तो फैकल्टी तो चाहिए ना उनको पढ़ाने के लिए। तो फैकल्टी कौन होगा? वही तो होंगे स्टूडेंट जो एमडी फिजियोलॉजी या एमडी एनाटॉमी या एमडी बायोकेमिस्ट्री करेंगे। तो फिजियोलॉजी क्या मैं कहता हूँ आज की डेट में तो किसी भी नॉन क्लिनिकल लाइन का बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज द जॉब प्रोस्पेक्ट्स दे आर कमिंग अप बिकॉज मोर एंड मोर मेडिकल कॉलेजेस आर नाउ कमिंग अप। पहले मेडिकल कॉलेजेस की क्वांटिटी लिमिटेड थी, लेकिन अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिकल कॉलेज आ जाएगा और आएगा ही जैसे चल रहा है तो डेफिनेटली
और स्टार्टिंग पैकेजेस आज की डेट में भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, दे आर मोर देन 1 लाख। बाकी तो देखो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ही रहता है, बट आज की मैं बात करूं तो एक एमडी फिजियोलॉजी कैंडिडेट जस्ट आफ्टर पासिंग कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट टू अर्न मोर देन 1 लाख इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट में तो देखो फिर जो स्केल्स हैं हिसाब से उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, इतना तो मुझे पता। लेकिन सर लेट्स से अगर कोई कैंडिडेट है, लाइक लेट्स से उसे नीट पीजे में एमडी फिजियोलॉजी मिल रही है, हाँ, तो ही और शी शुड ऑप्ट फॉर इट जस्ट बिकॉज ऑफ मेयरली सेटलमेंट ऑफ नीट पीजी करना चाहिए। देखो और मैं, इज इट अ वाइज चॉइस फॉर हिम और हर फॉर अब अर्ली? मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो एक पर्सनल चॉइस की बात है, लेकिन मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि देखो जो मैं इसको एक बड़ी लाइटली भी कई बार मेरे से एक दो अभी फिलहाल 1-2 दिन पहले भी एक स्टूडेंट ने मेरे को एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा, वो भी थोड़ा कंफ्यूज था कि सर मैं फिजियोलॉजी लूं ना लूं। मैंने कहा देख, एमडी जो होती है ना वो शादी की तरह होती है, जिंदगी में एक ही बार होती है। ऑफ कोर्स। समझ के बात की नहीं, देर इज नो टर्निंग बैक आफ्टर यू हैव टेकन अप योर एमडी, क्योंकि वही आपका सारी उम्र करियर बनने वाली है। अगर आपने एक अनमने मन से, मैं फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई या जेड। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, पहले तो वो चीज है कि हाँ आपके ऊपर एक बर्डन है कि हाँ फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर है आपको भी, आपको 6 साल 7 साल या 10 साल हो गए झक मारते हुए, आपको एमडी नहीं मिल रही और भाई अब तो एमडी करनी है, और दिस इज दैट वन सब्जेक्ट विच आई एम गेटिंग, या 2 सब्जेक्ट। पहले तो जो भी आपको चॉइस मिल रही है ना, अगर सपोजिंग मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से चॉइस मिल रही है, चॉइस हमेशा मिलती है हर रैंक पे, तो उस केस में आप हमेशा वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपको दिल से थोड़ा सा लगता है कि आप कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी पूरी जिंदगी सोच सकते हो। क्योंकि एक बार आपने एनाटॉमी कर ली या फिजियोलॉजी कर ली, बायोकेमिस्ट्री कर ली, उस टाइम तो हम इंपल्सिवली होकर उठा लेते हैं कि चल यार दिखी जाएगी, ये दिखी जाएगी जैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद आप दोबारा, आपके अंदर ना हिम्मत बचनी है दोबारा एमडी करने की, ना पेशेंस। उसके बाद तो आपको होगा कि नौकरी मिले और मैं बस अपना काम खत्म करूं, लेकिन आप सारी उम्र फिर फ्रस्ट्रेटेड होगी, काश मैंने ये चॉइस ना ली होती। वो रिग्रेट रह जाता है बंदे की लाइफ में, और वो वाली सिचुएशन बहुत बेकार होती है कि रिग्रेट्स अगर एक बंदे को आने लग जाते हैं। तो इसलिए जब आपके पास एक ऑप्शन होती है कि मैंने ये सब्जेक्ट करने, 5 मिनट अपने आप से बात करो, लोगों से मत पूछो जाके कि भाई मैं फिजियोलॉजी करूं या ना करूं। लोग हमेशा अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, वो आपको गलत नहीं गाइड करें। अगर मुझे फिजियोलॉजी पसंद नहीं है तो मैं डेफिनेटली दूसरे को यार फिजियोलॉजी में कुछ नहीं रखा, फिजियोलॉजी मत कर। हाँ, पर मुझे तो भाई मेडिसिन पसंद है, हो सकता है मेरे पेरेंट्स का हो सकता है नर्सिंग होम हो, वो उनके पास हो सकता है कि कोई इतना पैसा हो कि भाई मेरे को डोनेशन की सीट दे दे, तो वो तो मेरे पास एक प्रिविलेज है ना, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मेरे को, मैं और कुछ बन ही नहीं सकता। मैं को, मेरे फादर का अगर ऑर्थोपेडिक्स का क्लिनिक है, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, तो मुझे ऑर्थोपेडिशियन ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, वो डेफिनेटली अपने आप से खुद ही सलाह करे कि मुझे क्या करना है। देखो लाइन कोई बुरी नहीं होती, हर लाइन की जरूरत है, और हर लाइन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन किया वहां जा सकता है जहां पे आपने एक जज्बे से और एक अच्छे मन से उस लाइन को उठाया हो। अब एज अ फिजियोलॉजी अगर आप मानते हो कि मैं थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हूँ, मैंने एक किताब लिखी, मैं अपने स्टूडेंट को ढंग से पढ़ाता हूँ, लोग मुझे एक अच्छे मन से, आज भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे को याद करते हैं, मैं अगर उनको मिलने जाता हूँ, डीएम करके बैठे हैं, कोई डीएम कार्डियोलॉजी है, कोई डीएम न्यूरोलॉजी है, मेरे अपने क्लिनिकल वाले फ्रेंड्स वो कहते हैं यार तुमने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में। मुझे शुरू में थोड़ा सा लगता था जब मैंने फिजियोलॉजी उठाई थी कि शायद मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, बट देन वन डे आई सैट विद माई सेल्फ एंड आई सेड टू माई सेल्फ, यार देख जो ले लिया अब उसको ढंग से करना है। ये उस टाइम सोचना था कि लेनी है नहीं लेनी, लेकिन जब तुमने ले लिया ना तो ढंग से करो, और अच्छे टीचरों की जरूरत हमेशा रहेगी। मैं गर्व से कहता हूँ, अगर मुझे लोग पूछते हैं कि तुम किस चीज के स्पेशलिस्ट हो, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर बनाने का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर बनाता हूँ। और अगर मैं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करता तो मैं 1000 पेशेंट ठीक कर देता, 2000 कर देता, लेकिन अगर मैं हर साल 300-400 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, कोई नर्सिंग का, फिजियोथेरेपिस्ट का, वो जब प्रैक्टिस करेंगे, वो अपनी जिंदगी में जब 1000 2,000 पेशेंट ठीक करेंगे, तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ में कुछ मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, इसी के कारण उनको नॉलेज मिली। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कितने लोगों को ठीक कर दिया, मेरा तो दायित्व और भी बड़ा है अगर मैं उस दायित्व को समझूं। और मेरी सेटिस्फेक्शन जो है, मेरे को तो 2 सबसे नोबल प्रोफेशन जो हैं वो करने को मिले हैं अपनी जिंदगी में। टीचर को एक नोबल प्रोफेशन का हिस्सा माना जाता है, डॉक्टर को एक नोबल प्रोफेशन का हिस्सा माना जाता है। मैं तो टीचर भी हूँ, मैं तो डॉक्टर भी हूँ, मैं तो दोनों हूँ। मैं तो बहुत ही, मैं तो कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि मेरे को भगवान ने एक ऐसा कर्म करने के लिए धरती पे भेजा है कि मैं एक
दो अच्छे प्रोफेशंस जो हैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और भगवान की दया से मुझे ठीक ठाक मिल जाते हैं पैसे। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं नहीं कमा रहा। आई एम अर्निंग टू माई सेटिस्फेक्शन लेवल। बाकी तो देखो, आपकी जितनी आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है उस हिसाब से आप अमीर या गरीब, डेफिनेटली। उस चीज का कोई लिमिट नहीं है। सर जैसे आपने जब अपनी फिजियोलॉजी ऑप्ट करी थी अपने टाइम में, लाइक आपके क्या फैक्टर्स रहे थे, लाइक आप अपनी बैक स्टोरी शेयर करना चाहोगे? मेरा ऐसे था कि अगर मैं सच कहूँ तो शायद मेरे को ये था कि मैं, मेरे में पेशेंस नहीं था उतना कि मैं इतना रिपीट करूं। ओके। अगर मैं रिट्रोस्पेक्ट करूं ना अंकित, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो फेलियर से बहुत डरता था, मैं आपको बताऊं। और मैं बिल्कुल एक कन्फेशन की तरह ही आपके प्लेटफॉर्म पे ये चीज ले रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैं कभी फेल नहीं हुआ था। मेरे कभी भी मार्क्स कम नहीं आए थे किसी भी सब्जेक्ट में। आई ऑलवेज यूज टू बी, हाँ, मेरे को एक परफेक्ट स्कोर का एक वो मेरे दिमाग में था। तो करते करते मेरा एमबीबीएस भी बड़े आराम से, बढ़िया, मेरी परसेंटेज जो भी थी सब थी। लेकिन जिस टाइम पे नीट पीजी की तैयारी करनी थी, उस टाइम शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को एक डर जो है ना वो सताने लगे, क्योंकि आई कुड सी की कंपटीशन कितना हार्ड है। और हमारे टाइम यार सीट्स भी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम जो थी वो सीट्स थी। और प्रेशर वही था कि वही मेडिसिन करनी है, रेडियोलॉजी करनी है, और फ्रैंकली आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रेशर। फिर एक चीज ये हुई कि उस टाइम गवर्नमेंट ने थोड़े से इनिशिएटिव लिए कि भाई मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में ओपनिंग्स करनी शुरू करी। हमारे टाइम में पहली बार बूम आया था बहुत टाइम बाद कि आप एमडी फिजियोलॉजी करो तो आपकी जो, हमारे टाइम पता क्या होता था, जो मजाक में साउथ में लोग कहते थे कि घर और गाड़ी की चाबी दे देते हैं कि तुम अच्छा। हमारे ज्वाइन कर लो, बस इतना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो कि 5 साल 6 साल के लिए आपको गाड़ी की चाबी मिल जाएगी, ये लो आपकी मनचाही कार। उस टाइम ऐसा एक वो था कि मुंह मांगी सैलरी। तो मन में कहीं ना कहीं वही एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी जो एक ह्यूमन माइंडसेट की होती है कि अगर आपकी एक वेल सेटल्ड आपको वो दिख रहा है एक करियर, और फिर आपको लग रहा है कि यार, आपको डर भी लग रहा है कि मैं 1 साल मैंने दिया और मेरा तो हुआ नहीं, मेरा तो कहीं भी नहीं हुआ, कि अब दोबारा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी सीट। तो वो जो एक डर है ना वो मन में कहीं ना कहीं घर कर गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है यार, अब जो मिल रहा है नॉन क्लिनिकल में उसमें अनाटमी फिजियोलॉजी और फोरेंसिक मिलती थी मेरे को। अनाटमी मुझे शुरू से डराती थी। फोरेंसिक मुझे लगता था कि यार उसके लिए तो दिलेरी बहुत चाहिए, वो पोस्टमार्टम एनऑल करने के लिए मेरी हिम्मत नहीं बनी फोरेंसिक लेने की। फिर अल्टीमेटली आई सेटल डाउन फॉर फिजियोलॉजी। और वही बात की, जब फिजियोलॉजी ली उसके बाद भी मेरे मन में थोड़ी सी आत्मग्लानि रही कि यार मैंने शायद जल्दबाजी में डिसीजन तो नहीं ले लिया, डिड आई डू द राइट थिंग। तो कुछ 4-5 महीने मेरे मन में ये भाव रहे, लेकिन फिर अल्टीमेटली देन वन डे आई हैड दिस टॉक विद माई सेल्फ कि नहीं यार, देख अब देर इज नो टर्निंग बैक, यू कैन नॉट टर्न योर बैक। और स्टूडेंट्स, मेरे को, मैं इनहेरेंटली मेरे को ये तो पता चल ही गया था कि मुझे टीचिंग में मजा आता है। स्टूडेंट्स भी मुझे अच्छा फीडबैक दे रहे, सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आता है। तो मेरे मन में वही था कि यार अगर मैं पढ़ा ठीक ठाक लेता हूँ, मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता सब्जेक्ट, फिर इसमें क्या बुराई है, सेटलमेंट भी है। why should I not love what I am doing, what I have ultimately taken, this is going to be my whole life। फिर तो अल्टीमेटली मुझे इतना प्यार पड़ा है सब्जेक्ट से कि मेरी शादी भी एक फिजियोलॉजिस्ट से ही हो गई। मेरी वाइफ भी फिजियोलॉजिस्ट है। ग्रेट ग्रेट। बट नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एंजॉय माय प्रोफेशन, आई एंजॉय बीइंग अ टीचर। और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। डेफिनेटली। बट सर पता है अभी जैसे आप बता रहे हो ना, एंड जो डर होता है स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि ड्यूरिंग द एकेडमिक्स जैसे आपने बताया कि ड्यूरिंग योर होल एकेडमिक्स यू हैव बीन टॉपर, राइट? बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस लेट्स से जो सेशंस या जो भी मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होती है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन मेरी भी है, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स 12th तक, क्योंकि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट देयर एकेडमिक 11th 12th तक दे ऑल हैव स्कोर्ड 90 प्लस, एक जनरल टेंडेंसी बिल्कुल। है। क्योंकि और वो पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि पढ़ना है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड जब उनके फर्स्ट जब टर्मिनल्स होते हैं, लेट्स से अगर फर्स्ट ईयर में आए हैं, एंटर हुए हैं, एंड कंपटीशन के उसमें टेंडेंसी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट जब फेलियर एक्सपीरियंस करता है, यू नो इट इवेंचुअली हिट्स देम हार्ड। एंड वहां पे जब वो फेलियर पहली बार फेस करते हैं, क्योंकि एक बच्चा है शुरू से टॉपर रहा है कि उसके 90 प्लस रहे हैं, एकदम से अगर फेलियर हिट करे तो हाउ टू कोप अप विद दैट, और वो स्टूडेंट नहीं कर पाते बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फेलियर के लिए हमारा माइंडसेट बना ही नहीं ना। मैं कहूँ अगर तुम लूडो भी खेलने लग जाओ, अगर तुम हार जाओ ना, मन में खटास होती है कि मैं हार कैसे गया इस गेम में। बेसिकली पढ़ाई को भी एक गेम की तरह ही लेते हैं, हमारा माइंड बना ही नहीं यार हारने के लिए। हम अपने आप को, हमारा जो सोसाइटी का एक, हमारा एक वो कहते हैं वे ऑफ लाइफ है, या हमारी जो ट्रेनिंग हमारे घर से होती है,
कि नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन, यू गेट द पॉइंट, वो हमारे दिमाग में इंट्रेंड, देख वो फर्स्ट आया है, देख उसने वहां, हम उस चीज के लिए बने नहीं है। अब ये माइंडसेट ओवरनाइट तो डेवलप नहीं हो सकता। और बात है कि देखो अगर फेलियर हो भी गया है तो एक तो मैं ना इस चीज को ना थोड़ा सा मानता हूँ कि ये वर्ड ही बड़ा बेकार है। फेल एक ऐसा वर्ड लगता है कि अगर मैं कहूँ ना जी, मैं अपने को कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ मैं फेल हो गया, ऐसे लगता है कि अब मैं किसी जोगा नहीं रहा जिंदगी में। एक तो ये वर्ड ना मेरे हिसाब से ना खत्म होना चाहिए, अबॉलिश होना चाहिए फेल। देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर। बात ये कि आप टेम्पोरेरीली अनसक्सेसफुल हुए हो, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस वर्ड। अपने आप को समझाओ, अगर ऐसा आपको कोई खुदा ना खास्ते अनफॉर्चुनेट चीज देखनी पड़ेगी अपने करियर में, आप एक तरफ फेल मत बोलो कि मैं फेल हो गया, सामने वाला कुछ, अपने आप को ही कहो कि मैं टेम्पोरेरीली अनसक्सेसफुल हो गया। और ये नहीं है कि अगर आज आप एक एग्जाम में आप टेम्पोरेरीली, मैं भी ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ना मैं यूज करूंगा इस फॉरम में, अगर आप टेम्पोरेरीली अनसक्सेसफुल हो गए तो ये कहाँ लिखा कि आप दोबारा नहीं क्लियर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। बात है कि अपने माइंड से उस रोड ब्लॉक को आपको डेफिनेटली हटाना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये चीज तो अपने दिमाग में आपने आने नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, ह्यूमन माइंड ही है, कई बार नहीं आता यार एग्जाम में आंसर याद। एंड अगेन इट्स अ गेम ऑफ चांस कि भाई आप जो पढ़ के गए थे एग्जाम में वो नहीं आया, या आप जो पढ़ के गए थे वो आ गया, आप एकदम से ब्लैंक आउट कर गए। बहुत सारी चीजें होती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी फैमिली में कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इवेंट हो गया, आप फोकस ही नहीं कर पाए एग्जाम में, आप सारी रात पढ़ते रह गए, सुबह आप सोते ही रह गए, आप लेट पहुंचे एग्जाम हॉल में। बहुत फैक्टर्स होते हैं अंकित। अगर मैं कहूँ कि अनसक्सेसफुल होने के पीछे कोई एक सिर्फ पढ़ाई का फैक्टर नहीं होता है, तो ह्यूमन माइंड ही है ना यार, थकता भी है, भूलता भी है, घबराता भी है, बहुत कुछ है यार। तो उस सर चीज को इतना लिटरली नहीं ले लेना चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बट लेकिन आप ये जरूर सोचो कि मुझसे गलती कहाँ होगी। मैं अपने बच्चे को भी यही समझाता हूँ कि बेटा अगर तेरे नंबर कम आ जाते हैं तो ये मत सोच कि इसमें कोई बड़ी बात हो गई, आप ये देखो कि आपके नंबर कट कहाँ गए, और उस चीज को वर्कअप करो कि नेक्स्ट टाइम आपने उस लेकना को फिल करना है। एटलीस्ट वो गलती के कारण तो दोबारा ना नंबर कटे आपके, या आप अनसक्सेसफुल ना हो जाओ। कुछ नहीं हो जाए गलती, वो अलग बात है, लेकिन गलती एक बार होती है, दोबारा उसको ब्लंडर कहा जाता है। जिंदगी 2 बार मौके नहीं देती, जिंदगी एक बार मौका देती है। आप भी यही कहो कि कोई बात नहीं है, पहला था, इट्स ओके, लेकिन आगे से मैंने इस चीज को ध्यान रखना है। बात खत्म। तो आप अपने अपने उसके अंदर स्पेसिफिकली एरिया को आइडेंटिफाई करो ना, अभी क्यों आप अनसक्सेसफुल हो गए उसमें। बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके यार। जिंदगी तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, ये तो जस्ट एक एग्जाम है यार, ये तो फिर आ जाएगा महीने बाद, 6 महीने बाद। क्या हो गया फिर? अभी पता है रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स आई थी कि, और उस रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन थी कि इंडिया में 65% ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गोइंग विद स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। हाँ आपका क्या टेक है इसके ऊपर? लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द फैक्टर्स, यू यार, नो? मुझे अंकित पता है बात क्या है, मुझे ये लगता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा ग्रो होने दें। जो मैंने एक चीज देखी है, जैसे अगर मैं कहूँ, मेरी भी बेटी है ना, वो 4th में है, मेरा बेटा 9th में है। मैं इनकी पीटीएम्स भी अटेंड करता हूँ, मैंने ओवरऑल इनकी स्कूल टीचर से ही बात करी है। थोड़ा सा आजकल के पेरेंट्स को, पहले क्या होता था बच्चे ज्यादा होते थे, आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, तो थोड़ा पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा पैम्पर ज्यादा करते हैं। ठीक है, अभी हमें वो चीज फैसिलिटी नहीं मिली, तो मैं हमेशा चाहूंगा मेरे बच्चे को फैसिलिटी मिले, ठीक है वो करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी बच्चों के लिए होना चाहिए भी। ये चीज मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी। पढ़ना तो डेफिनेटली जरूरी है, उसमें कोई भी लैक्सिटी पेरेंट्स को नहीं अलाउ करनी चाहिए। थोड़ा सा आप एक पेड़ की बात करते हैं कि अगर एक पेड़ को आपने ग्रो होने देना है, तो आप एक पेड़ को, जो एक छोटा पौधा आपने लगाया, वो आप अगर एक बड़े पेड़ की छांव में लगाओगे ना, वो कभी भी पौधा ग्रो नहीं करेगा अंकित, क्योंकि उसको ना तो सनशाइन मिलेगी, और जो बड़े पेड़ की जड़ें है ना, सॉइल से उसके न्यूट्रिएंट्स खींच लेगी, वो छोटा बोना ही रह जाएगा। लेकिन अगर एक पौधे को आपने चाहते हो कि अगर वो अच्छे से जड़ें पकड़े, तो वो अपनी जड़ें खुद फैलाता है, नीचे से खुद ही अपने न्यूट्रिएंट्स पकड़ेगा, सनलाइट भी लेगा, तूफान भी वो सहेगा। जो कमजोर है वो तो हट जाएगा पौधा, लेकिन जो मजबूत, जो पौधा सरवाइव कर जाएगा ना आंधी तूफान को, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। यू गेट द पॉइंट? बस यही चीज एज अ पेरेंट्स हमें भी समझने की जरूरत है कि हम हर चीज से अपने बच्चे को ना प्रोटेक्ट करें।
थोड़े से डिसीजंस उनके ऊपर भी छोड़े, उनकी समझ पे भी छोड़े कि हाँ इसको थोड़ा सा खुद चलने दो, हर वक्त उंगली पकड़ के ना चलाएं। कभी थोड़ा बहुत गिर गया तो अगली बार संभल के चले, पहले ही मत डर जाए कि ये गिर जाएगा, इसको गिरने ना दें, ऐसे नहीं होगा। कभी कभी लाइफ में हम खुद भी, जितने भी आज पेरेंट्स भी, मैं कहता हूँ कि अगर वो झांक के देखें, जो सक्सेसफुल कहते हैं अपने आप को, क्या आपके माँ बाप ने आपको हर वक्त उंगली पकड़ के चलाया था? आप में से बथेरे लोग ये प्राउडली कहते हो कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई एम अ सेल्फ मेड मदर, आई एम अ सेल्फ मेड फादर। तो आप तो इसको प्राउडली कह रहे हो, आपका बच्चा कैसे ये चीज कहेगा कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन? आप उसको सेल्फ मेड बनने दो ना, थोड़ा सा उसको छोड़ो, बच्चों को डिसीजंस लेने दो। बच्चों की एंजाइटी अपने आप, क्योंकि सडनली क्या होता है कि घर के सुखद एनवायरनमेंट के बाद सडनली वो हॉस्टल पहुंच जाते हैं जहां ना उनको हर वक्त माँ मिलेगी, ना उनको भाई, ना बहन, ना बाप मिलेगा। उनको कुछ डिसीजन अपने आप ही लेने, और कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो बच्चे शेयर भी नहीं कर पाते अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वो डिसीजन लेने की आदत ही नहीं पड़ी होती। हमेशा कोई ना कोई डिसीजन उनकी मर्जी के बिना या उनकी मर्जी के साथ ले रहा होता है उनके लिए फैमिली में। वो आदत ही नहीं पड़ती डिसीजन लेने की। और सडनली लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन जब लेने आते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। एंजाइटी का कारण ये है, और पढ़ाई की एंजाइटी उसमें सिर्फ एड ऑन घी, वो कहते हैं ना, वो आग में घी का काम करती है। ये सिर्फ प्योरली एग्जाम की एंजाइटी नहीं होती अंकित, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रिलेशनशिप्स के भी इस टाइम बच्चों के रिलेशनशिप भी होते हैं हॉस्टल में, वो भी एक टेंशन दिमाग में होती है। बच्चा कोई फाइनेंशियली जो है वो भी एक अपने आप को महसूस करता है, यार चार अमीर बच्चे अगर उसके साथ पढ़ रहे हैं, वो उस चीज में भी स्ट्रेस में आ रहा होता है, यार मैं तो इनके साथ कोप अप ही नहीं कर सकता, मैं इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद सकता, हाय मैं तो आईपैड भी नहीं खरीद सकता, काश मेरे पास होता। मैं तो अब पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास आईपैड ही नहीं है। ये इसलिए अच्छा पढ़ते हैं क्योंकि ये आईपैड अफोर्ड कर सकते हैं, ये इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे तो फादर इतने गरीब है कि मैं तो 200 रुपए का खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो बच्चे को मल्टीपल फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं। एग्री, नॉट टोटली। वन ऑफ द थिंग। बाकी तो ये है कि ठीक है, आजकल मेंटर ग्रुप्स हर कॉलेज में हैं, तो स्टूडेंट्स अपने टीचर मेंटर के पास जाए, थोड़ी बहुत अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनसे हेल्प ले भी, सर हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम कैसे सही डिसीजन लें। एज अ मेंटर आई गाइड माई स्टूडेंट भी। आप देखो, मैं उनको कभी भी ये नहीं बोलता कि तूने यही करना है, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर अब सपोजिंग मेरे पास एक स्टूडेंट, अब परेशानियां क्या है स्टूडेंट, जैसे एक परेशानी मेरे साथ शेयर हुई, सर ये एक हमारा एग्जाम लगा हुआ है, ये मेरी बहन की शादी है, अब मैं क्या करूं, मैं शादी में जाऊं या मैं एग्जाम दूं? मैंने कहा बेटा देख, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मैंने कहा अगेन तो उसके साथ बैठ के हमने सुलझाया कि अच्छा ये बता कि तेरा एग्जाम कितने बजे खत्म है और तेरा शहर? सर है तो घंटे की दूरी पे ही है, मैं यहीं से हूँ, कुरुक्षेत्र से। मैं कहा बेटा तू एग्जाम दे के चले जा उधर, ये तो नहीं कि सारी तैयारी तूने करनी है। कहता नहीं नहीं, वो तो पापा ने सारा इंतजाम किया हुआ है, मैंने तो बस पहुंचना ही है। मैं कहा बेटा तू एग्जाम दे के चले जा। मैं कहा तू क्यों फालतू में अपने दिमाग पे वजन दे रहा है? मैं कहा 2 घंटे का तेरा पेपर है, मैं कहा 1 बजे तूने कुरुक्षेत्र पहुंच जाना है, शाम को शादी है, ये तो है नहीं कि तेरे पीछे से शादी हो जाएगी। कहता हाँ सर ये बात तो ठीक है। मैं कहा फिर देके खत्म कर। कहता हाँ सर फिर ठीक है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट उनके दिमाग पे हावी हो जाती है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, वो बैठ के सॉर्ट आउट हो जाती है। ये तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल जो मुझे एकदम से याद है, मैंने वो दिया आपको। बट कई परेशानियां जो है वो बैठ के, और बच्चे आपस में बात करें, आपस में फ्रेंड सर्कल थोड़ा फिजिकली इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ। फेसबुक पे हम सब के हजारों फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे हम सब किसी किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिजिकल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। फेस टू फेस बात करो एक दूसरे के साथ। टेक्स्ट में आप इमोजी यूज करते हो, इमोशन नहीं यूज करते। अगर मुझे हंसी नहीं भी आ रही होती ना अंकित, अगर तू मुझे कोई जोक भेजेगा, मुझे नहीं भी, मुझे गुस्सा भी आ रहा है ना, क्या बेकार का जोक, मैं तब भी वो आंखों में से आंसू वाला इमोजी तेरे को भेज दूंगा। इमोजी फेक किए जा सकते हैं, फेस करेक्ट। टू फेस इमोशन फेक नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। इसलिए आमने सामने बैठ के अपने 2-3 ऐसे चुनिंदा दोस्त बनाओ जिनके साथ आप अपने सुख दुख शेयर कर सको अपने पीयर ग्रुप के साथ। आपकी अद्धी कष्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे जब वो भी अपनी बात करेगा कि यार मेरे को भी ये दिक्कत आ रही है, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, चल मिलके बैठ के इसको सॉल्व करते हैं। यार परेशानियां हमारे टाइम नहीं थी, हमारे टाइम तो इतनी परेशानियां थी, मैं बताऊं मोबाइल फोन तक नहीं थे। हमें अपने माँ बाप से पैसे पैसे की भी थोड़ी तंगी मैंने देखी है। हम लोग तो माने का उस टाइम 10 रुपए लग जाते थे, अगर एक बार कॉल पड़ जाती थी ना एसटीडी पीसीओ के पास, एक तो लाइनें लगती थी। हम एक तो वो ऑफ आवर देखते थे, 10 बजे के बाद हम अपने निकलते हॉस्टलों से भी, चलो 10 बजे के बाद फोन करेंगे ताकि कम से कम हमारे पैसे पड़े।
उसके बाद भी पिताजी ने हमें देने 500 रुपए कि भाई अपने 500 रुपए में अपना खाओ पियो और फोन भी करना है दिन में तुमने या हफ्ते में तुमने 2 बार। भाई वो सारा खर्चा उसमें, हमारे लिए वो परेशानी होती थी। बिल्कुल। बात नहीं होती थी, माँ की याद आती थी, खाना याद आता था, लेकिन क्या हम रोने लग जाते थे माँ? या आजकल तो हम वीडियो कॉल कर लेते हैं अपनी माँ को। उस टाइम क्या है, हम हफ्ते बाद ही कर सकते थे। तब तक परेशानी वैसी छूमन तो हम भूल ही जाते थे कि कोई परेशानी है, क्योंकि हर वक्त हमारे पास वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हमारा भाई कौन था, अभी भी अपने दोस्तों को हम भाई कहते हैं, और भाई संदीप भाई क्या हाल है तेरा, भाई ऑटोमेटिकली हॉस्टल में अपने आप ही बन गए हमारे, कि हमारा भाई अवेलेबल नहीं था हमारे लिए। हमें इसलिए जरूरत महसूस हुई भाई बनाने की हॉस्टल में या बहन बनाने की कॉलेज में। लेकिन आजकल अगर हर कोई अवेलेबल है तो हमारे को जरूरत नहीं मिल रही, हम कमरे में बैठे रहेंगे लेकिन जाके एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश फेस टू फेस नहीं करेंगे। वैसे हम केक का आइकन डाल देंगे अपने व्हाट्सएप पे, ये गलती हो रही है। मैं कह रहा हूँ एंग्जाइटी इसलिए बढ़ रही है, आप फिजिकल इंटरेक्शन बढ़ाओ अपनी और ऑनलाइन इंटरेक्शन कम करो। और ये आलतू फालतू के इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को मत फॉलो करें, क्योंकि एक जो हाइप अप है ना एग्जाम्स के, अंकित मैं तेरे को बताऊं जो मेरे को पर्सनली लगता है, मैंने भी इंस्टाग्राम चलाया था 2 महीने, मैंने बंद कर दिया, मुझे नहीं पसंद आया। मैं ये नहीं कहता इंस्टाग्राम खराब है, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन बात है कि यहाँ पे चूज योर जैसे कहते हैं ना, चूज योर लीडर्स वाइजली, चूज योर इन्फ्लुएंसर्स वाइजली। अब इंस्टाग्राम में मैंने जो एक ट्रेंड देखा है, कई बार जो होता है पहले एक राई का पहाड़ बना दिया जाता है मेडिकल की पढ़ाई को। आप भी देखो इस चीज को कि 15 बुक्स की एक फोटो डाल के बंदा ऐसे टेंशन में अपनी फोटो डाल देता, भाई एग्जाम आ रहे हैं, भाई मैं कैसे पढ़ूं। और ये अपने वीडियो बना रहे होते हैं भी पढ़ते हुए भी, अगर आप पढ़ रहे हो तो फोन क्यों चल रहा है आपका वीडियो कैप्चर करते हुए? इसका करेक्ट। मतलब आप समझ रहे हो बात की, बेसिकली हाइप अप किया जाता है एग्जाम को। लेकिन सामने वाला जो थोड़ा सा सहज भाव ये वीडियो देख रहा होता है, वो थोड़ा सा हो जाता है पता नहीं यार एग्जाम कितना बड़ा हुआ है, पता नहीं एग्जाम कितना मुश्किल होता है। ये उसके माइंड में तो सबकॉन्शियसली इम्प्लांट हो रही है ना। आप रादर पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो करो जो आपको टिप्स देते हैं ढंग से पढ़ने की, ना कि वो जो एक हवा बनाते हैं एग्जाम्स का, या जो दिखाते हैं भी हफ्ता पहले एग्जाम के लिए तैयारी करना है, स्कूल पूरा साल मत जाओ। मेरे खुद के स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि कुछ ऐसे भी उन्होंने देखी है वीडियोस भी, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम से हफ्ता पहले कर लो। ऐसे लोगों को मत फॉलो किया जाए जो सिर्फ कुछ व्यूज के लिए जो है वो अपना कुछ भी कंटेंट बनाते हैं भी, चलो 4 लोग हंस लेंगे, वो ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि एल्गोरिदम पर उसी तरह के वीडियो को ट्रेंड कराएगी और वो एक नॉर्म बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Fair enough, sir. So moving on to the last question. So based on your experience, any word of advice for our users? मैं सिर्फ यही कहूंगा यूजर्स को कि देखो, सबसे पहले तो हमेशा एक वो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में आप जो भी डिसीजन लो देन स्टिक विद इट। पहले तो सोच समझ के डिसीजन लो, कभी भी इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन ना लो, क्योंकि बाद में जो एक वो रिग्रेट रह जाता है ना मन में कि काश मैं ये की बजाय ये कर लेता या मैंने ये ना किया होता, वो ज्यादा आपको परेशान करता है और वो रिग्रेट सारी उम्र आपके साथ रहता है। आप जब भी कोई डिसीजन लो, थोड़ा सा इन द मोमेंट थोड़ा सोच के कि हाँ अगर मुझे ये करना है ये करना है, आप उसको सोच के लो। दूसरी बात ये है कि जो करो मन से करो, दुनिया से पूछ के मत करो। आप ये देखो कि दुनिया से पूछ लिया, लेकिन अब मुझे क्या पसंद है कि क्या मैं इस चीज को आगे परस्यू, जैसे अगर मैं एमडी की बात करूं तो क्या ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, या मैं सारी जिंदगी अपनी इस सब्जेक्ट के साथ एज अ फिजियोलॉजिस्ट कहलवाना चाहूंगा या एज एन एनाटॉमिस्ट कहलाना। इफ यू आर ओके विद इट देन डू इट विद कॉन्फिडेंस, नो नीड टू हैव रिग्रेट्स। आप डेफिनेटली उसमें अच्छा कर पाओगे। और अपनी फिर इनोवेशन लगाओ कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा क्या करूं कि अगर आज इंडिया में से 1000 फिजियोलॉजिस्ट या 1000 एनाटॉमिस्ट निकल रहे हैं, मैं उनसे अलग कैसे दिखूं। अपनी इनोवेशन लगाओ। आप न्यूरोफिजियोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, आप अपना कुछ ऐसा इनोवेट कर सकते हो, आप कुछ और ऐसा कोर्स कर लो जो किसी फिजियोलॉजिस्ट ने किया ना हो। जैसे आजकल अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ फिजियोलॉजी वाले जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की पूरी लैब चला रहे हैं, वो पूरा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप कर लिया है एनआईएस की तरह। जैसे हमारा पटियाला में इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पढ़ाते हुए उन्होंने अपना सेटअप कर लिया। लाइफस्टाइल एंड डाइटरी क्लिनिक शुरू कर लिया फिजियोलॉजी वालों ने कुछ और डिपार्टमेंट्स के अंदर, मेरे पास ये भी है एक इंफॉर्मेशन। तो करने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ किया जा सकता है। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है, मेरा अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एनाटॉमी बहुत अच्छा है, बैक एवरी सब्जेक्ट इज गुड। द थिंग इज अगर आपने वो मन से किया है तभी आपका दिमाग चलेगा कि आप उसके अंदर और अच्छा कैसे कर सकते हो।
and don't be a part of the crowd. Do something which makes you stand apart from the crowd. तभी कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो ही जिंदगी में जानने जाओगे, वरना तो भीड़ का हिस्सा रह के ही जियोगे सारी उम्र। मैं तो यही कहूंगा, बाकी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार। फेलियर सक्सेस एक साइकिल है, जिस तरह दिन रात है, खुशी गमी है, सुख दुख है, फेलियर सक्सेस भी एक साइकिल की तरह है। आप हमेशा जिंदगी में डाइस रोल कर रहे हो उनके, कभी 6 आएगा, कभी नंबर 2 आएगा, नंबर 3। लूडो का खेल है ये जिंदगी, समझ के बात की नहीं। डाइस का रोल आपके हाथ में नहीं है, आप डाइस गिरते हो, आप जिंदगी जी रहे हो, आप डाइस गिरते हो। उसके बाद हो सकता है कि कभी आपका 6 नंबर आ जाए, आपकी गोटी बाहर निकल जाए, आप कहोगे वाह मेरे को तो गोटी निकालनी थी, अभी निकल गई। ये तब होता है जब आपने पहली बार एंट्रेंस दिया और पहली बार आप अपनी मन चाहिए रेडियोलॉजी गायनी आपने ले ली, ठीक है 6 नंबर आ गया आपका, लेकिन हर वक्त डाइस में 6 नंबर नहीं आएगा, हर वक्त 2 नंबर नहीं आएगा जो अगली गोटी काटने के लिए चाहिए। कई बार आपकी खुद की भी गोटी कट जाएगी। Agreed, sir. और आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर आए, मैंने उसके हिसाब से अपनी जिंदगी की चाल को प्लान करना है। 3 नंबर आए तो मैं ये करूंगा, 1 नंबर आए तो मैं ये करूंगा, 2 नंबर आए मैं ये करूंगा। बस वो बंदा जिंदगी में खुश है जो हर वक्त हर चीज के लिए तैयार है। भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी होगा बुरा होगा तो भी आई एम रेडी। भगवान मुझे सिर्फ उस चीज से बाहर निकलने की शक्ति दे और मुझे बताया कि मैंने इससे आगे कैसे निकलना है, सही मार्गदर्शन कर। मैं तो यही चीज कहूंगा, मैं ऐसे ही चलता हूँ अपनी जिंदगी में। Well, that was gem of insight, sir. Thank you so much for sharing your valuable time with us. थैंक यू सो मच अंकित फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और अगर कोई बड़ी छोटी बात कह दी हो तो आई एम रियली सॉरी, बट आई हैड अ वेरी गुड टाइम। मैंने बहुत सारी चीजें जो हैं अपने दिल से ही कही हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एंड आई होप कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो जरूर इससे अपनी लाइफ में कुछ शायद चेंज ला पाए। आई विल बी वेरी हैप्पी if I am able to touch somebody's life through this video. Thank you so much for calling. Thank you so much. Bye.